अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस द प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। अब ये अगेन एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एसीक्यूज़ और एमसीक्यूज़, और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें सिर्फ एक दफ़ा रीड करनी है जस्ट टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगर इसको शुरू करें तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आउटलाइन में अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चनियर एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो ये ऐसे हमारे लिए कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसमें वही वाली बातें हैं जो हम बहुत से सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं कि कोई भी आपके पास पेशेंट आता है तो आपने उससे उसका चीफ कंसर्न लेना है। यहाँ पे उसकी ऑर्थोडोंटिकली हम उसका चीफ कंसर्न लेंगे, उसकी मेडिकल और डेंटल हिस्ट्री देखेंगे, फिजिकल ग्रोथ को इवेल्युएट करेंगे जो कि अभी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी हुई है, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ जो है वो हमारी ऑर्थोडोंटिक से बड़ी ज़्यादा रिलेट कर रही होती है। एंड अदर सोशल एंड बिहेवियरल इवेल्युएशन हमने करनी है। ये चीज़ तो एसएच हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लिनिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ से जो है अब हमने अपना जो चैप्टर है उसको शुरू करना है क्लिनिकल इवैल्यूएशन से। क्लिनिकल इवैल्यूएशन जो है वो भी हमारी यहाँ पे 3 पार्ट्स में हो रही है। पहली पार्ट में हमने उसकी ओरल हेल्थ देखनी है, सेकंड में हम उसका जॉज को और जॉ फंक्शन को देखेंगे, और थर्ड में हम उसके फेशियल और डेंटल अपीयरेंसेस को देखेंगे। ठीक है, फेशियल और डेंटल अपीयरेंसेस का सबसे लंबा यहाँ पे टॉपिक है। बाकी ओरल हेल्थ और जॉ फंक्शंस को हमने एक सिंपल रीड देनी है जस्ट टू मेक आवर बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल इवैल्यूएशन में कहते हैं कि आपके 2 मेजर गोल्स होते हैं ऑर्थोडोंटिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन के। नंबर 1 कि आप इवैल्यूएट करें और डॉक्यूमेंट करें कि आपकी ओरल हेल्थ, जॉ फंक्शन और फेशियल प्रोपोर्शंस किस तरीके के हैं। फेशियल एंड स्माइल प्रोपोर्शंस या फेशियल एंड डेंटल प्रोपोर्शंस भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। और लास्ट में आपने उन डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड्स को क्या कर लेना है, आपने सेव कर लेना है कि अच्छा आपने किस किस ट्रीटमेंट के किस किस इशू को साथ डील करना है और उसको ट्रीट करना है। ठीक है, अच्छा, ओरल हेल्थ में अगर इवैल्यूएशन पे आए हैं तो कहते हैं आपने ओरल, हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू सबको इवैल्यूएट करना है। आपने देखना है कि किसी किस्म की कोई डिजीज़ और पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर है तो वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के स्टार्ट होने से पहले पहले कंट्रोल हो जानी चाहिए। ठीक है, अब ओरल हार्ड टिश्यूज़ क्या हो गए, हमारे दांत हो गए। ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ हमारे सारे गम्स और टंग, चीक, ये सब चीज़ें आ गई। तो दांतों में हमें क्या चीज़ इसके अंदर कंट्रोल करनी होगी, कहते हैं किसी किस्म की कोई केरीज हुई भी है, कोई पर्पल पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो वो ऑफ कोर्स आप पहले ट्रीट करेंगे बिफोर स्टार्टिंग योर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। किसी किस्म का कोई पेरियो इशू है, पेरिडोंटल डिजीज़ है, उसको भी आप फर्स्ट कंट्रोल करेंगे, देन आप अपनी ऑर्थो की तरफ जाएंगे। दांतों से रिलेटेड एक और बात आती है, कहते हैं सबसे पहला काम जो यहाँ पे डेंटिस्ट को करना चाहिए वो नंबर ऑफ टीथ को काउंट करना चाहिए, जो कि मोस्ट इजीली स्किप हो जाने वाला स्टेप होता है। आपने काउंट करना है किसी किस्म का कोई मिसिंग टीथ तो नहीं है, कोई सुपरनुमरी टीथ तो नहीं है। मोस्टली कहते हैं कि जो लेटरल लोअर इंसाइजर्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, तो मस्ट आपने क्लिनिकली और रेडियोग्राफिकली दांतों को काउंट करना है जस्ट टू इवेलुएट कि वो मैल ओक्लूजन की वो वजह तो नहीं बन रही, ये चीज़ मिस हो जाती होती है। नेक्स्ट कहते हैं पेरिडोंटल इवैल्यूएशन करनी है, जहाँ पे आपने देखना है किसी किस्म की कोई एक्टिव पेरिडोंटल डिजीज़ तो नहीं है, या कोई एक्चुअल म्यूकोजिंजाइवल प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई भी गम इन्फेक्शन अगर होगा, कोई ना क्लीनिंग होने की वजह से, प्लाक की एकुमुलेशन की वजह से कोई गम इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको पहले आपने कंट्रोल करवाना है। पेशेंट की हाइजीन को पहले आपने बेहतर करवा देना है, क्योंकि आफ्टर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जब वहाँ पे अप्लायंसेज लगी हुई होंगी, ब्रैकेट वगैरह लगी हुई होंगी, तब टूथ क्लीनिंग जो है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जब टूथ क्लीनिंग और मुश्किल हो जाएगी ऑलरेडी एक इन्फेक्टेड एरिया के अंदर, तो फर्दर आपका सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू का जो है वो डैमेज हो सकता है। तो प्री ट्रीटमेंट ओरल हाइजीन की इंप्रूवमेंट होगी ताकि देन हम बाद में जो है अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। कहते हैं जिंजाइवल सर्कस को आपने प्रॉबिंग करनी है, अगर वहाँ से ब्लीडिंग आती है तो ये साइन होता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन है, विच शुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल बिफोर दी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि अगर हमारे पास एग्रेसिव जुवेनाइल पेरिडोंटाइटिस है, जो कि यंग पेशेंट्स में मोस्टली होता है, जिसकी नोन कॉज नहीं होती, कि एग्रेसिवली आपको पेरिडोंटाइटिस हुआ है, उसमें तो कहते हैं कि अगर आप अपनी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं तो आपके जिंजाइवा की स्ट्रिपिंग हो सकती है, यानी कि स्ट्रिपिंग से मुराद है आपका जिंजाइवा वहाँ से कम होने लग जाएगा, स्पेशली उस केस के अंदर जहाँ पे क्राउडिंग होगी। क्राउडेड इंसाइजर्स में आपका जिंजाइवा बहुत ही कम सामने के दांतों के ऊपर अटैच होगा, और जब आप उनको स्ट्रेट करेंगे तो वहाँ से जिंजाइवल रिसेशन देखी जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपकी स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ होगी तो एक्चुअल में क्या होगा, क्राउडिंग में आपने अपने डेंटल आर्च को थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा ताकि दांत जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में आ सकें, और उससे क्या होगा कि आपकी जिंजाइवा की और ज़्यादा रिसेशन होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमने यहाँ पे देखनी होंगी। लास्ट में कहते हैं आपने टूथ इवैल्यूएशन के अंदर आपने देखना है कि कोई ऐसा दांत जिसके अंदर कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, कोई उसकी मॉर्फोलॉजी खराब है, जिसके अंदर उसकी हार्ट टिश्यू की क्वालिटी अफेक्टेड है, वो ज़्यादा डीकैल्सिफाइड है। ये उन केसेस के अंदर होता है जहाँ पे कोई दांत के ऊपर फ्लोरोसिस हुआ है, या वो उसकी मॉर्फोलॉजी के दौरान वो उसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू आ गया था जब वो दांत बन रहा था, तो उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी रिड्यूस्ड है, और चांसेस हैं कि ऑर्थो ट्रीटमेंट होने के दौरान वो दांत और ज़्यादा चिप ऑफ होता चला है, क्योंकि अगर वो
डीकैल्सिफाइड दांत है तो हो सकता है वो दांत जो है वो विद फोर्सेस टूटने लग जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उन डिफेक्टिव टीथ की एक्सट्रैक्शन करें रेदर देन कोई नॉर्मल दांत, क्योंकि ऑफकोर्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स में आपको एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि उन दांतों को एक्सट्रैक्ट किया जाए जो कि मॉर्फोलॉजिकली ही इतने हेल्दी नहीं है, रेदर देन आप किसी हेल्दी दांत को एक्सट्रैक्ट करें फॉर योर ऑर्थो ट्रीटमेंट। तो ये हमने कर ली अपनी हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू की इवैल्यूएशन बिफोर स्टार्टिंग दी ऑर्थो ट्रीटमेंट। नंबर सेकंड पे आती है हमारे पास जॉ एंड एक्लूजल फंक्शन की इवैल्यूएशन। अब इसके अंदर आपने देखना है कि आपके जो जॉज हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, उनकी नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, किसी किस्म की पेशेंट को कोई सेरेब्रल पाल्सी या कोई न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से वो अपने जॉज को प्रॉपरली क्लोज और ओपन नहीं कर पाता, ठीक है। क्योंकि उस केस में ऐसा होता है कि जब आप अपने दांतों को मूव करवाते हैं तो जैसे नॉर्मली दांतों को अडेप्ट होना चाहिए था आफ्टर मूवमेंट और बाइट बननी चाहिए थी, वो बाइट नहीं बन पाती इस तरह के न्यूरो मस्कुलर जिन पेशेंट्स को डिजीज़ होती है उन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। वो दांत आपके प्रॉपरली चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं हो पाते जो ऑर्थो ट्रीटमेंट के बाद चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आपने जॉ को इवेलुएट किया। नेक्स्ट में आपने देखना है कि जॉ ओरल फंक्शंस किस तरीके के हैं, क्या 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ओरल फंक्शन जो है वो पेशेंट के नॉर्मल हैं या नहीं नॉर्मल। 4 फंक्शंस सिंपल तरीके से देखते हैं, 4 हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस आते हैं। नंबर 1 जॉ का फंक्शन है मेस्टिकेशन, स्वॉल्विंग प्लस नेक्स्ट मेस्टिकेशन, चबाना वगैरह। नंबर 2 स्पीच। नंबर 3 स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया कब होता है इशू, जब आपकी मैंडिबुलर डेफिशिएंसी होती है। मैंडिबुलर डेफिशिएंसी होती है तो आप प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पाते क्योंकि मैंडिबल बहुत पोस्टीरियरली जाके बंद हो रहा होता है जब आप लेटते हैं और आपका जो एयरवे है वो क्लोज हो जाता है, तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही होती। और लास्ट में हमारे पास आता है TMJ जॉइंट प्रॉब्लम्स। तो ये 4 फंक्शंस की हमने इवेल्युएशन करनी है। नंबर 1 हम बात करते हैं, कहते हैं अगर आपकी पेशेंट की बहुत सीवियर मैलोक्लूजन होती है तो वो नॉर्मल तरीके से मेस्टिकेट जो है वो मुश्किल से करता है, ठीक है, यानी कि उसकी च्यूइंग जो है वो ठीक कर तो सकता है लेकिन एक सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में वो च्यूइंग नहीं करता अगर बहुत ही ज़्यादा मैल अलाइन जो है पेशेंट के दांतों के। और इसमें कहता है कि इस तरीके के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कुछ सर्टन फूड्स को अवॉइड करने लग जाते हैं जो कि बहुत उनके लिए हार्ड टू इनसाइज इशू होते हैं। वो उस तरह के फूड्स को च्यू ही नहीं करते क्योंकि उसमें उनकी चीक और लिप बाइटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेस्टिकेशन बेहतर बनाई जा सकती है आपकी टीथ के अलाइनमेंट से, सिंपल इतनी सी बात थी, ठीक है। कितनी बेहतर बनाई जा सकती है इसको हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कहते हैं हमारे पास कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता टू इवेलुएट के मेस्टिकेटरी एफिशिएंसी आपकी अभी कितनी है और टीथ स्ट्रेटनिंग के बाद कितनी हो जाएगी। लेकिन ये बात हमें पता है कि अगर आपकी टीथ स्ट्रेटनिंग होती है, टीथ अलाइनमेंट प्रॉपर होती है तो आपकी मेस्टिकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन में आती है हमारी स्पीच। स्पीच प्रॉब्लम्स जो हैं कहते हैं रिलेटेड होती हैं टू सम काइंड ऑफ मैलोक्लूजन, लेकिन ओनली सम काइंड ऑफ मैलोक्लूजन। वो ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की मैलोक्लूजन में कोई स्पीच डिफिकल्टी है, ठीक है। और स्पीच डिफिकल्टीज प्लस ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स की दोनों का काम साथ होगा। जिन पेशेंट्स में, जिन चिल्ड्रन में स्पीच जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुई भी होती, चांसेस होते हैं कि उनका कोई और भी इशू हो साथ साथ उनका ऑर्थो इशू हो। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको स्पीच की थेरेपी होगी पेशेंट की, ठीक है, स्पीच प्रॉब्लम की इटसेल्फ कोई थेरेपी होगी और प्लस आपकी मैलोक्लूजन का ट्रीटमेंट होगा। देन जो है आपकी वो जो स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपकी ट्रीट हो सकती है। यानी कि इससे हमें पता लगा कि सिंपली मैल अलाइनमेंट जो है वो हमारे स्पीच का इशू नहीं बनती, बल्कि और भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो दोनों चीज़ों की थेरेपी होगी तो देन आपकी जो स्पीच है वो प्रॉपर होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया जैसे मैंने भी आपको बताया वो रिलेटेड होता है आपकी मैंडिबुलर डेफिशिएंसी के साथ, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जॉ जो है वो लोअर जॉ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट होता है और वो पीछे जाके बंद हो रहा होता है जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती। इसमें कहते हैं समटाइम्स ऑफ ओरल अप्लायंसेस भी दी जाती हैं जो कि आपके मैंडिबल को एडवांस करवाती हैं और आपकी जो माइल्ड फॉर्म ऑफ स्लीप एपनियाज हैं उनको करेक्ट करती हैं। उसके अलावा अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, इसको भी टेस्ट करने के लिए हमें कुछ पोलीसोमनोग्राफी करानी होगी स्लीप लेबोरेटरी से, यानी कि जिसके अंदर हम डिटेक्ट करेंगे कि क्या उन ओरल अप्लायंसेस से जिससे हम मैंडिबल को आगे करवा रहे हैं क्या उससे हमारी स्लीप एपनिया में बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये हमने डिटेक्ट किया है कि मैंडिबुलर डेफिशिएंसी जो कि एक ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम है उसकी वजह से स्लीप एपनिया आ रहा था और उसकी करेक्शन के लिए हमें अप्लायंसेस देनी होती हैं। तो ये हमने एक और फंक्शन अपना जॉ का इवेलुएट किया। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है TMJ का फंक्शन। इसमें सिंपली आपने इवेलुएट करना है कि क्या आपकी नॉर्मल माउथ ओपनिंग है, आपकी नॉर्मल माउथ ओपनिंग है, आपका जो जॉ है वो प्रॉपर्ली हिंज मूवमेंट करता है, आपका जो मैंडिबल है वो प्रॉपर्ली ट्रांसलेट हो सकता है, आप अपने मैंडिबल को आगे लेके आ सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आपने इवेलुएट करनी है ड्यूरिंग TMJ इवेलुएशन की TMJ प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ठीक है।
क्योंकि जो आपके सिवियरली इम्पेयर्ड अगर आपके मैंडिबल होंगे, मैंडिबल की प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी, तो वो ऑफ कोर्स हमारा एक ऑर्थोडोंटिक इशू यहाँ पे आ रहा होगा। तो इसमें कहते हैं आपने मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को भी प्रॉपरली इवेलुएट करना है, पेल्पेट करना है, TMJs को भी प्रॉपरली आपने इवेलुएट करना है ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ डेंटल एग्जामिनेशन फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपने TMJ की प्रॉब्लम सच एज ज्वाइंट पेन, नॉइज, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट, डेविएशन ऑन ओपनिंग, इन सबको आपने डॉक्यूमेंट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसके अंदर लास्ट पार्ट। जॉ के मसल्स जॉ के फंक्शंस जो है आपने इवेलुएट करने थे वो 4 थे और उन सबको आप इवेलुएट करते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारे लिए सिंपली सिर्फ एक रीडिंग वाला ही एक टॉपिक था। अच्छा, अब यहाँ पे जो टेबल एक साइड पे बना हुआ है ये हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से आपको हो सकता है समटाइम्स कोई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के अंदर MCQ पूछा जा सके। वैसे ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं इसको। इट इज स्पीच डिफिकल्टीज रिलेटेड टू मैलोक्लूजन। तो कौन कौन सी साउंड्स जो है वो आपको इशू क्रिएट कर सकती हैं रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ मैलोक्लूजन। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है कि आपकी S की और Z की साउंड, जो कि जिनको हम सिबिलेंट्स कह रहे होते हैं, कहते हैं इनको प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट होता है किन मैलोक्लूजन के अंदर, जहाँ पे आपकी इंटीरियर ओपन बाइट होती है या लार्ज गैप होता है बिटवीन दी अपर इंसाइजर्स, ठीक है। तो अगर ये इशू होगा तो हो सकता है आपके सिबिलेंट्स प्रॉपरली ना बोले जाएं, जिसको हम एक लिस्ट भी कह रहे होते हैं कि S और Z की साउंड प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं T और D की साउंड। ये कब आपकी प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं होंगी, जब आपको आपके इररेगुलर इंसाइजर्स होंगे या आपकी लिंगुअली पोजीशन मैक्सिलरी इंसाइजर्स होंगे, यानी कि इंसाइजर्स के इशू की वजह से ही आपके ये T और D नहीं बोले जा सकते, जब आपके इंसाइजर्स जो हैं वो लिंगुअली होंगे। फिर आता है हमारे पास F और V की साउंड। F और V की साउंड प्रॉपरली डेवलप नहीं होती आपकी स्केलेटल क्लास 3 के अंदर। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है ये हमारे था, सा और चा वाले जो साउंड्स हैं, ये तब आपके प्रॉपरली डेवलप नहीं होते जब आपकी इंटीरियर ओपन बाइट होती है, ठीक है। तो ये एक दफ़ा हमें टेबल अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से MCQ जो है वो बन सकता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो यहाँ पे से एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन सकता होता है, वो संडे बाइट के बारे में बड़ा पूछा जाता होता है इन MCQs। तो संडे बाइट क्या होती है, कहते हैं इसके अंदर आपके जो नॉर्मली क्लास 2 मैलोक्लूजन होती है, क्लास 2 मैलोक्लूजन यानी कि आपके अपर इंसाइजर्स, अपर वाले जो दांत हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोट्रूडेड हैं, या स्केलेटल क्लास 2 जॉ रिलेशनशिप होता है, अगेन आपका अपर जॉ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट खुद ही से अपने मैंडिबल को इंटीरियरली या फॉरवर्ड जो है वो मूव करवा के बाइट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक्चुअल में क्या है, क्लास 2 है, लेकिन पेशेंट उस चीज़ को बेहतर करने के लिए अपने मैंडिबल को हर टाइम फॉरवर्ड ला के बाइट कर रहा है, ताकि उसके जो लोअर टीथ हैं वो आपके अपर टीथ के साथ एक्लूजन एक बना सकें। तो इसको हम कहते हैं संडे बाइट। और उसको संडे बाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स ये जो प्रैक्टिस है कुछ चर्चेज़ में फॉलो की जा रही होती थी संडे को, तो इसलिए इस बाइट का नाम ही संडे बन गया कि अपने जॉ को आगे ला के जो है ये बंद करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक्चुअल में क्या है, क्लास 2 है, लेकिन मैंडिबल को फॉरवर्ड ला के बंद किया जा रहा है ताकि एक बेहतर एक्लूजन बन सके। तो दिस इज अ संडे बाइट। एक और चीज़ यहाँ से एक बनती है, वो ये बनती है कि पेशेंट की क्लास अपीयरेंस क्लास 3 दिखाई देती है उन केसेस के अंदर जो कि एक्चुअल में एज टू एज होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ऊपर देखें, ऊपर में दिखाया हुआ है कि एक्चुअल में पेशेंट की एज टू एज बाइट है, ठीक है, लेकिन पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट अपने मैंडिबल को फॉरवर्ड ला के एक्लूड करवाता है ताकि उसके पोस्टीरियरली उसकी एक दांतों की प्रॉपर सेंट्रल एक्लूजन में दांत जो है वो आके बंद हो सके, ठीक है। बात समझ आ रही है। एक्चुअल में एज टू एज है, लेकिन पेशेंट अगेन मैंडिबल को आगे लाता है और दांतों को बंद करवाता है ताकि उसकी एक वहाँ पे एज टू एज बाइट बने। और ये क्या है, इससे क्या होता है, इससे हमारी बन जाती है सूडो क्लास 3 मैलोक्लूजन। एक्चुअल में क्लास 3 थी, एक्चुअल में एंड टू एंड थी, लेकिन पेशेंट इंटीरियरली मैंडिबल को लाके क्लोज करता है, तो हमारी सूडो क्लास 3 मैलोक्लूजन बन जाती है। तो सूडो क्लास 3 और संडे बाइट के बारे में पूछा जाता है। दोनों के अंदर मैंडिबल की इंटीरियर मूवमेंट करवाता है पेशेंट खुद से, ठीक है, और उसी को अपनी नॉर्मल बाइट बना लेता है। तो ये हमारे पास दो इश्यूज जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं जॉज रिलेटेड। अच्छा, अब लास्ट इसका हमारे पास टॉपिक आता है फेशियल एंड डेंटल अपीयरेंसेस। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में से ये लास्ट है और ये सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक है हमारा। इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिटेल्स हैं जो कि हमने सही तरीके से इस चैप्टर में एक्चुअल में पढ़नी है। अब इसके अंदर हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जब आपने क्लिनिकली एग्जामिन करना है अपने फेशियल और डेंटल अपीयरेंसेस को, तो उनको आपने किन किन एस्पेक्ट्स में, किन किन पार्ट्स में आपने एग्जामिन करना है। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है अफेक्ट ऑफ फेशियल बैकग्राउंड ऑन परसेप्शन ऑफ डेंटल एस्थेटिक्स, यानी कि आपके बाकी फेशियल फीचर्स जो हैं वो किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके डेंटल एस्थेटिक्स को। यूजली अगर हम कहें तो पेशेंट स्माइल करेगा, सबसे पहले हम कहते हैं बीइंग अ डेंटिस्ट तो हमारी नज़र सबसे पहले दांतों पे जाती है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ का यहाँ पे एग्जामिन किया है लेमैन पर्सन के साथ, कि काफ़ी सारे लेमैन पर्सन्स को
कुछ इंडिविजुअल्स की पिक्चर्स दिखाई गई, ठीक है, और उन इंडिविजुअल्स की पिक्चर्स दिखाने के बाद उन्होंने नोट किया उनकी आई मूवमेंट से कि उन्होंने सबसे ज़्यादा किन फीचर्स पे पेशेंट के गौर किया, ठीक है। तो इससे हमें पता लगेगा कि बाकी जो फेशियल फीचर्स होते हैं उन पे पहले इंसान की नॉर्मली नज़र जाती है या उसकी जो डेंटल एस्थेटिक्स है उनके ऊपर नज़र जा रही होती है। तो इसमें उन्होंने सिंपली ये किया है कि उन्होंने काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को कुछ फेसेस की पिक्चर्स दिखाई, ठीक है, जिनके अंदर वेरिंग डिग्री ऑफ अट्रैक्टिवनेस के उनके अदर फीचर्स थे, यानी कि अगर उनके आईज, नोज, लिप्स वगैरह सारे बातों करें तो उनकी डिफरेंट अट्रैक्टिवनेस थी, प्लस उन इमेजेस में उनके दांत भी नज़र आ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने नोटिस किया कि अगर कोई भी अट्रैक्टिव या एवरेज फीमेल की पिक्चर दिखाई जाती है उनको जिसके अनअट्रैक्टिव टीथ हैं, तो वो जो अनअट्रैक्टिव उसके टीथ हैं वो उसका फोकस बन जाते हैं व्यूअर्स का जल्दी, एज़ कम्पेयर टू अगर आपको कोई ऐसी पिक्चर दिखाई जाए जिसके अंदर बाकी फीचर्स जो हैं वो भी फीमेल के इतने अट्रैक्टिव नहीं हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर बैकग्राउंड की अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा होगी, अनअट्रैक्टिव चीज़ जो है वो पहले नोटिस में आ जाएगी, जो कि उस केस में फीमेल के दांत थे, ठीक है। लेकिन अगले केस में कहते हैं कि फॉर मेन दिस थिंग इज़ डिफरेंट। मेन के अंदर जो है आपको जब अनअट्रैक्टिव या एवरेज लुकिंग अट्रैक्टिवनेस वाले मेल दिखाए जाएंगे तो उन केसेस के अंदर डेंटल एस्थेटिक्स जो हैं वो ज़्यादा नोटिसेबल आएंगी, तो उसके अंदर ये चीज़ ऑपोजिट हो गई, ठीक है। तो इतनी कोई हैवी साइंस वाली बात नहीं थी, सिंपल सी इन्होंने एक टेस्ट किया हुआ है जिसके रिजल्ट में कहते हैं हमें पता लगता है कि ओवरऑल फेशियल अट्रैक्टिवनेस जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कि पीपल किस तरीके से आपके दांत को देखते हैं। कि ओवरऑल फीमेल के अंदर क्या था, फीमेल्स के अंदर फीमेल अगर एवरेज है या अट्रैक्टिव है तो उसकी मेल अलाइनमेंट ज़्यादा नोटिसेबल होगी एज़ कम्पेयर टू अगर फीमेल का बाकी फेशियल फीचर्स भी इतने अट्रैक्टिव नहीं है तो दांतों की जो अनअट्रैक्टिवनेस है वो इतनी नोटिसेबल नहीं जाएगी। मेल्स के अंदर ये ऑपोजिट है, मेल्स के अंदर अगर मेल जो है वो गुड लुकिंग है या उसके जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं तो उसकी वो जो डेंटल एस्थेटिक्स हैं वो इतनी ज़्यादा नोटिसेबल नहीं जाती, बेशक वो मेल अलाइंड है। लेकिन अगर मेल की अट्रैक्टिवनेस जो है वो एवरेज या अनअट्रैक्टिवनेस में आ रही है उसके बाकी सारे फीचर्स, तो दांतों की अनअट्रैक्टिवनेस जो है, दांतों की मेल अलाइनमेंट जो है वो ज़्यादा नोटिसेबल बन जाएगी, ठीक है। जबकि फीमेल्स में ये चीज़ ऑपोजिट है। ये सिंपली हमने क्या किया, हमने देखा है कि बैकग्राउंड एस्थेटिक्स जो है वो आपकी डेंटल एस्थेटिक्स को किस तरीके से अफेक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ऑफ फेशियल एंड डेंटल अपीयरेंसेस, ठीक है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एक्चुअल में हमारे ओरल जो ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस का जो सारा जो मेन फोकस है वो यहाँ से निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इसमें से क्वेश्चन भी बेतहाशा बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ऑफ फेशियल एंड डेंटल अपीयरेंस के बारे में तो आपसे 3 चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा होगा जिनको भी हम यहाँ पे सिंपल उनके नाम पढ़ेंगे, आगे जाके उनकी मैक्सिमम डिटेल आएगी। सबसे पहले कहते हैं कि हमने इनको 3 स्टेप्स में हमने इसको देखना होता है, मैक्रो एस्थेटिक्स दांतों की, माइक्रो एस्थेटिक दांतों की और मिनी एस्थेटिक्स दांतों की, ठीक है। मैक्रो एस्थेटिक के अंदर आपने फेशियल प्रोपोर्शंस इन ऑल 3 प्लेन्स ऑफ स्पेस देखनी होती हैं, यानी कि आपने सामने से बस आपने पेशेंट का मुंह देखना है, ठीक है। आपने क्या देखना है कि उसका जो जॉज है, उसका जो फुल फेस है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है, फेस की जो हाइट है वो एक्सेसिव तो नहीं है, कोई डेफिशिएंट तो नहीं है, और मैंडिबुलर और मैक्सिलरी कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, ठीक है। यानी कि आपने फुल फेस को इवेलुएट करना है, उसकी सामने वाली प्रोफाइल को, उसकी राइट साइड लेफ्ट साइड वाली प्रोफाइल्स को, ठीक है। ये चीज़ आपने फर्स्ट में की, सिमेट्री देखी, फेशियल हाइट देखी, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डेफिशिएंसी और एक्सेस देखी। ये हमारी हो गई मैक्रो एस्थेटिक्स जिसके अंदर हमने 3 प्लेन्स ऑफ स्पेस में अपनी फेशियल प्रोपोर्शंस देखी। अब हम थोड़ा करीब आते हैं पेशेंट के दांतों के, जो कि हमारी होती है मिनी एस्थेटिक्स। इसके अंदर आपने देखनी है डेंटिशन इन रिलेशन टू द फेस, यानी कि पेशेंट जब रेस्ट पे है तो उसके कितने दांत नज़र आते हैं। एट रेस्ट पे यूजली लिप्स बंद होते हैं तो दांत नहीं नज़र आने चाहिए, लेकिन अगर दांतों की बहुत ज़्यादा प्रोट्रूजन होगी तो एट रेस्ट भी लिप्स जो है वो थोड़े से अपार्ट होंगे, लिप्स दांत नज़र आ रहे होंगे। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि एट रेस्ट दांत कितने नज़र आते हैं, ड्यूरिंग स्पीच कितने नज़र आते हैं दांत, और ड्यूरिंग स्माइलिंग दांत कितने नज़र आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोकस दांतों और लिप्स के साथ आ गया हुआ है। प्लस आपने देखना होगा कि जब भी पेशेंट बोलता है, स्माइल करता है तो उसका एक्सेसिव जिंजाइवल डिस्प्ले तो नहीं आता, कितना एंटीरियर टूथ डिस्प्ले आता है जो कि इनएडिक्वेट है और कितना जिंजाइवल डिस्प्ले आता है जो कि इनएडिक्वेट है। यानी कि ड्यूरिंग स्माइल अभी हम यहाँ पे नीचे जाके डिटेल में देखेंगे कि कितना दांत नज़र आना चाहिए जो कि आइडियल है और कितना जिंजाइवा नज़र आना चाहिए जो कि आइडियल है। अगर उससे ज़्यादा नज़र आएगा तो हमारी स्माइल जो है वो अनअट्रैक्टिव होती चली जाएगी। प्लस आपने गौर करना है बकल कॉरिडोर्स के बारे में। बकल कॉरिडोर्स क्या होते हैं कि जब आप स्माइल करें तो समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपके जॉज जो हैं वो काफ़ी नैरो हैं
तो आपके चीक और दांतों के दरमियान में एक ट्रायंगल सा नज़र आ रहा होता है काला सा, यानी कि जो एक एम्प्टी स्पेस होती है। सिंपल सी बात है, अगर आपके जॉज बहुत ज़्यादा नैरो होंगे और चीक्स बहुत ज़्यादा वाइड होंगे तो जॉ और चीक्स के दरमियान में जो एक स्पेस नज़र आ रही होती है, डार्क स्पेस, उसको हम कह रहे होते हैं बक्कल कॉरिडोर। ठीक है, तो वो आपने देखनी है कि कितनी नज़र आ रही है। तो अभी हमने क्या सेकंड मिनी एस्थेटिक्स में देखा है, डेंटिशन का रिलेशन टू फेस। पहले में हमने क्या देखा था, फेस को देखा था, सारी फेस की प्रोपोर्शंस को देखा था। लास्ट में हमने अब सिर्फ दांतों को देखना है, जो कि हमारी है माइक्रो एस्थेटिक्स, टीथ इन रिलेशन टू वन अनदर। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि क्या एक दांत की जो विड्थ है, जो हाइट है, वो प्रॉपर प्रोपोर्शंस में है। ठीक है, सेकेंडली आपने देखना है कि जिंजाइवा की कंटोर, जिंजाइवा का कलर, जिंजाइवा की शेप वो प्रॉपर है। दांतों के साइड्स पे जो कंटोर्स हमारे बन रहे होते हैं, जो कनेक्टर्स और एम्ब्रेशर्स बन रहे होते हैं, वो प्रॉपर हैं, कोई ब्लैक ट्रायंगल्स तो नहीं है, और टूथ का शेड और टूथ किस तरीके का है। ठीक है, आपने माइक्रो एस्थेटिक्स में सिर्फ दांतों को देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ऑफ फेशियल अपीयरेंस। अब हमने एक एक करके इन सारी एस्थेटिक्स को जो है वो डिटेल में पढ़ना है, और या तो आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, मेनली सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ऑफ फेशियल डेंटल अपीयरेंस पे, और एक एक करके भी सबके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को ज़रा अच्छे से देखना है। अच्छा, अब मैक्रो एस्थेटिक्स में हमने क्या देखना था, हमने फेशियल प्रोपोर्शंस देखनी थी, फेशियल सिमेट्री देखनी थी, और अपनी मैंडिबल और मैक्सिला को जो है वो इवेलुएट करना था। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करनी है असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एज। सिंपली जो अभी हम सारे पिछले चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या आपने देखना है कि पेशेंट जो है वो किस डेवलपमेंटल एज के ऊपर है, क्या उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अभी चल रही है या वो ख़त्म हो चुकी है। ये चीज़ सिर्फ हमने इसलिए देखनी है कि अगर किसी किस्म की कोई मैंडिबुलर डेफिशिएंसी या मैंडिबुलर एक्सेस वगैरह है, या मैक्सिलरी डेफिशिएंसी और एक्सेस वगैरह है, तो क्या हम उसको ग्रोथ मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट अपनी डेवलपिंग एज में होगा तो हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन से उन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो आपने डेवलपमेंटल एज को असेस कर लिया। वो किस तरीके से किया है वो हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे भी एक टेबल दिखाया हुआ है 6.2 टेबल, एक दफ़ा उसको आप बस रीड कर लें तो वो हमारी डेवलपमेंटल एज का जो है वो बता रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्थो क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी डेवलपमेंटल एज होती है, जो कि बताएगी कि आपकी कितनी ग्रोथ रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कर लिया असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एज। सेकंड आपने करना है फेशियल एस्थेटिक्स वर्सेस फेशियल प्रोपोर्शंस, यानी कि अब आपने अपनी फेशियल प्रोपोर्शंस वगैरह को जो है वो जाके एग्जामिन करना है, कि देखना है पेशेंट की फेशियल एसिमेट्री तो नहीं है, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है। इसको आपने एग्जामिन करना है दो प्लेन्स में, एक फ्रंटल एग्जामिनेशन करनी है, एक आपने प्रोफाइल एग्जामिनेशन करनी है, जो कि आपकी लेटरल फेस की एग्जामिनेशन होती है। फ्रंटल एग्जामिनेशन में आपने क्या देखना है कि आपने देखना है फेशियल प्रोपोर्शन सारी हमारी नॉर्मल है फ्रंटल व्यू में, कि आपके जो ईयर्स हैं वो प्रॉपरली लोकेटेड हैं, ज़्यादा सेपरेटेड तो नहीं है, आइज़ जो हैं वो आपस में प्रॉपरली लोकेटेड है, ज़्यादा अपार्ट तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारा सिंड्रोम्स का पार्ट होती हैं आइज़ जो कि बहुत ज़्यादा सेपरेटेड होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने एग्जामिन करना है कि आपके दोनों साइड्स ऑफ द फेस जो हैं वो बिल्कुल ही इक्वल हैं कि नहीं है, क्योंकि जो आपकी बायलैटरल फेशियल एसिमेट्री है वो नॉर्मली इतनी ज़्यादा आप डिटेक्ट नहीं कर पाते। उसको हम किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, इस तरह की इमेजेस से डिटेक्ट करते हैं। इसमें क्या है, जो आपकी बी इमेज है वो एक पेशेंट की नॉर्मल इमेज है। ठीक है, और ये ए इमेज जो बनाई गई है ये पेशेंट की राइट साइड को कॉम्पोजिट करके बनाया गया है, यानी कि राइट ही साइड को अगर हमने कॉम्पोजिट कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, तो हमें ए वाली इमेज मिली है, और सी वाली इमेज हमें मिली है कि जब हमने उसकी दोनों लेफ्ट साइड्स को बराबर कर दिया। ठीक है, दोनों लेफ्ट साइड्स को लेफ्ट साइड्स को आगे पीछे लगा दिया, सामने लगा दिया। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि पेशेंट की जो लेफ्ट साइड है वो ज़्यादा बल्कि है एज़ कम्पेयर टू उसकी राइट साइड। तो कहते हैं इस तरह की जो हमने देखनी होती है बायलैटरली हमारा जो फेस है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है, वो हम इस तरह की कॉम्पोजिट फोटोग्राफ्स देखते हैं, क्योंकि इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि सी वाली जो इमेज है वो ए वाली इमेज से ज़्यादा हेल्दी लग रही है, बल्कि लग रही है। ठीक है, तो ये हमने अपना फर्स्ट एनालिसिस किया जो कि था हमारा फ्रंटल के अंदर, कि हमने बायलैटरली सिमिलैरिटीज़ को देखा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने फ्रंटल व्यू में अपने फेस को, पेशेंट के फेस को इन्हीं फोटोग्राफ्स की मदद से क्या करना है, आपने उनको इक्वल फिफ्थ्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वल फिफ्थ किस तरीके से बनते हैं, कहते हैं आइडियल फेस की प्रोपोर्शन क्या होती है कि एक सेंटर हो, दो मीडियल्स हों, और फिर दो आपके लेटरल्स हों। तो ये जो सारे फिफ्थ्स हैं ये आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और उन्होंने बता दिया ये आपने फिफ्थ किस तरीके से क्रिएट करने हैं, कि जो आपकी सेपरेशन ऑफ द आइज़ हैं और जो आपकी विड्थ ऑफ द आइज़ हैं, ये क्या बना रही हूँ, आपका सेंटर और आपके मीडियल्स बना रही हूँ।
दो साइड के मीडियल्स बना रही हूँ और उससे जो पिछला रीजन रह जाएगा वो आपका लेटरल पार्ट का होगा, ठीक है। फर्दर कहते हैं जो आपकी नोज़ है और जो चिन है वो आपके सेंट्रल फिफ्थ में रिलाई करनी चाहिए, और जो आपकी विड्थ ऑफ द नोज़ है वो आपके सेंट्रल फिफ्थ से जितनी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम बात करें अपने आइडियल चीज़ों की, क्योंकि हमने इसके अंदर अपनी फेशियल प्रोपोर्शंस को ही देखना है कि वो आइडियल हैं कि नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि जो आपकी सेंटर ऑफ द आईज होनी चाहिए दोनों साइड्स की, सेंटर ऑफ द आई के अंदर ही आपका माउथ जो है वो आ रहा हो, जो कि उन्होंने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है कि सेंटर ऑफ द आईज से उन्होंने लाइन ड्रॉ की हुई है, तो उसी के अंदर जो है वो आपका जो विड्थ ऑफ द माउथ है वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने एक और देख ली अपनी फ्रंटल एग्जामिनेशन से, जो कि हमने फिफ्थ में अपने फेस को डिवाइड करके देखा था, ठीक है। अच्छा, ये सारी इवेलुएशन जो है हम खुद ही कर रहे हैं, किसी किस्म के कोई सेल्फ एनालिसिस वगैरह से अभी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। फिर हमें बताया हुआ है इसके अंदर कि ये सारी एग्जामिनेशन जो है अब हम बाद में जब अपना ट्रीटमेंट वगैरह शुरू करते हैं उसको हम सेल्फ पे भी करते होते हैं। सेल्फ पे किस तरीके से करते होते हैं, सेल्फ एनालिसिस किस तरीके से होता है, वो भी हमारे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो हम अलग से पढ़ेंगे जब हम सेल्फ एनालिसिस को डिटेल में देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने फेस को वैसे तो डिवाइड करके देख लिया, जो हमने ये लाइंस लगाई, अब हमने फेस को कुछ वर्टिकल थर्ड्स के अंदर भी डिवाइड करके देखना होता है। वर्टिकल थर्ड्स के अंदर जो हमने डिवाइड करना है वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। वर्टिकल थर्ड से मुराद है यानी कि ऊपर से नीचे हम लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे। इसके अंदर आइडली क्या होना चाहिए, कहते हैं आपने अपने फॉरहेड के साथ से आपकी बेस ऑफ द नोज तक एक लाइन लगानी है, बेस ऑफ द नोज से नोज के एंड तक एक लाइन लगानी है, और नोज के एंड से चिन तक एक लाइन लगानी है। तो ये जो तीनों हमने वो बनाए हैं, पोर्शंस बनाए हैं, तीनों पोर्शंस आपस में इक्वल होने चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है आपका लोअर थर्ड पोर्शन, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आइडियल केसेस के अंदर। ऑफ कोर्स अगर कोई पोर्शन बड़ा होगा तो हमें पता लग जाएगा यहाँ पे आपकी फेशियल एसिमेट्री है। अब लोअर थर्ड के अंदर भी उन्होंने बता दिया हुआ है कि लोअर थर्ड के अंदर भी आपकी बेस नोज के एंड से लेके जो माउथ का ऊपर वाला पार्ट, माउथ का पार्ट है वो 1/3 होता है, और माउथ के पार्ट से चिन वाला पार्ट जो है वो उस हिस्से का 2/3 होता है, ठीक है। ये सब हम चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं, हम फेशियल सिमेट्री वगैरह पढ़ रहे हैं कि किस किस तरीके से हमने एग्जामिन करनी होती है। कहते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द वर्टिकल प्रॉब्लम्स, जो कि हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, क्योंकि उसी से हमें पता लगता है कि जो हमारा मैक्सिलरी जिंजाइवा अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शो हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह कोई हमारा मैक्सिलरी एक्सेस तो नहीं है जिसकी वजह से वो मैक्सिला जो है वो ज़्यादा शो हो रहा है, और वो सब चीज़ें हमें यहीं से पता लगेंगी जब हम उसका फ्रंटल एनालिसिस प्रॉपर करेंगे। इसके लिए भी नीचे हमारी एक इमेज आ जाती है जिससे हमें ये वाली बात जो एक्सप्लेन होती है। 6.14 के अंदर जो पहली इमेज दिखाई हुई है, कहते हैं वो ही हमारी बात है। यहाँ पे क्या है, इसका लोअर थर्ड जो है पेशेंट का सबसे ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ पे पेशेंट का जो जिंजाइवल शो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह क्या है कि उसका लोअर थर्ड बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका जो मैक्सिला है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, एक्सेसिवली ग्रोथ है उसकी मैक्सिला की, जिसकी वजह से मैक्सिला काफ़ी ज़्यादा नीचे आया हुआ है, उसका जिंजाइवा बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी कि हम ये सारे जो फेशियल थर्ड्स हैं उनको प्रॉपर्ली एग्जामिन करें, ताकि हम देख सकें कि कौन सा पार्ट जो है वो आपका एक्सेसिवली ग्रो हुआ है, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ी है अपनी पहली चीज़, जो कि थी आपके मैक्रोस्थेटिक्स में आपका फ्रंटल एनालिसिस। अब हमने करना है अपना प्रोफाइल एनालिसिस, यानी कि पेशेंट को हमने साइड से देखना है। ये हम सब क्लिनिकली कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने बाद में सेफ से भी करनी होती हैं। अब प्रोफाइल एनालिसिस के अंदर जो है हमने 3 चीज़ें देखनी है। एक चीज़, फर्स्ट चीज़ हमने देखनी है कि एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन में आपके जो दोनों जॉज हैं वो प्रॉपर्ली आके बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। यानी कि जब आपका पेशेंट जो है वो बिल्कुल रेस्ट पे बैठेगा, सीधा कहते हैं नेचुरल हेड पोजीशन पे रखेगा, जिसके अंदर उसने अपनी डेंटल चेयर के ऊपर रिक्लाइन नहीं किया होगा, बिल्कुल स्ट्रेट जब बैठता है, तो आपने देखना है कि एंटीरियर पोस्टीरियरली आपके जो दोनों जॉज हैं वो किस एंगुलेशन पे आके मिल रहे हैं, ठीक है। इसको डिटर्मिन करने के लिए कहते हैं आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। पहली लाइन आप ड्रॉ करेंगे अपने ब्रिज ऑफ द नोज से लेके बेस ऑफ द अपर लिप तक, ठीक है। ये यहाँ से ब्रिज ऑफ द नोज से लेके अपने अपर लिप तक ड्रॉ करेंगे पहली लाइन। दूसरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से चिन तक, यानी कि यहाँ जहाँ पे आपने पहली लाइन छोड़ी है उससे चिन तक, ठीक है। अब ये चीज़ बताएगी कि आपके अपर एंड लोअर जॉ आपस में किस रिलेशन में। कहते हैं अगर तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो ये हमारा रिलेशनशिप आइडियल है, नीचे लिखा हुआ है, अगर तो ये नियरली स्ट्रेट होगी तो ये एक आइडियल रिलेशनशिप है। लेकिन अगर तो इनके दरमियान में कोई एंगल बन रहा होगा तो, और कोई लार्ज एंगल बन रहा होगा, तो मतलब कि कोई हमारे पास अपर जॉ या लोअर जॉ के अंदर कोई जॉ बड़ा है या कोई जॉ छोटा है। अब इसके अंदर कहते हैं अगर तो आपका कन्वेक्स एंगल बनता है तो इसका मतलब ये है कि आपके लोअर जॉ की डेफिशिएंसी है या अपर जॉ की एक्सेस है, ठीक है। और अगर आपका जो एंगल है वो कंकेव बनता है,
तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है आपके अपर जॉ की या तो डेफिशिएंसी है या लोअर जॉ की जो है वो एक्सेस। ठीक है, तो ये हमने प्रोफाइल एनालिसिस के अंदर पहली चीज़ क्या की है, हमने एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशनशिप जज किया है अपने जॉस का आपस में। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसके अंदर अपने प्रोफाइल एनालिसिस के अंदर देखनी है वो हमने करनी है एवेल्युएशन ऑफ लिप पोस्चर एंड इंसाइजर प्रोमिनेंसेस। अब इसके अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है, कहते हैं अगर आपके इंसाइजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली प्रोट्रूडिव होते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो लिप है उसका जो पोस्चर है वो अफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारे इंसाइजर्स बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडेड होंगे तो वो अपने साथ साथ जो है आपके लिप्स को भी प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपली नीचे देखते हैं तो कहते हैं कि अगर तो आपके अपर एंड लोअर दोनों इंसाइजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडेड हैं तो उस केस में क्या होगा, आपकी क्राउडिंग नहीं होगी। क्योंकि क्राउडिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि सारे दांत ही प्रोट्रूडेड हैं, वो एक लंबे बड़े सर्कल की आर्क के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, आपकी क्राउडिंग तब होती है जब आपके दांत बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, रिट्यूजिव होते हैं और वो एक छोटे सर्कल के ऊपर एडजस्ट करना चाह रहे होते हैं। कम स्पेस के ऊपर सीधे खड़े होकर एडजस्ट करना चाहेंगे तो क्राउडिंग होगी, लेकिन अगर आगे निकल जाएंगे सारे दांत तो क्या होगी, क्राउडिंग नहीं होगी क्योंकि सबको अपनी अपनी स्पेस मिल रही होगी, क्योंकि वो एक लंबी आर्च के ऊपर, बड़ी आर्च के सर्कल के ऊपर जो है वो अरेंज हुए होंगे। और इस तरीके से अगर आपके दोनों इंसाइजर्स अपर एंड लोअर दोनों इंसाइजर्स जो है वो प्रोट्रूडिव हैं तो इसको हम कहते हैं बायमैक्सिलरी डेंटोएल्वुलर प्रोट्रूजन। ठीक है, अभी जो बायमैक्सिलरी है ये कहते हैं एक मिसनोमर है क्योंकि जॉज नहीं यहाँ पे प्रोट्रूडेड बल्कि आपके टीथ जो है वो प्रोट्रूडेड होते हैं, लेकिन हमने इसको कहना बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन ही है जब आपके अपर लोअर दोनों ही प्रोट्रूडेड हो। ठीक है, अच्छा अब कितनी प्रोट्रूजन जो है वो टू मच प्रोट्रूजन है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके लिप्स के ऊपर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम नीचे इमेज पे आ जाते हैं अपनी। अब यहाँ पे कहते हैं कि एट रेस्ट अगर पेशेंट के दांत इतने प्रोट्रूडेड हैं कि एट रेस्ट उसके पेशेंट के लिप्स जो हैं वो क्लोज नहीं हो पा रहे तो इस टर्म को हम नाम दे देते हैं लिप इनकम्पिटेंसी। ठीक है, और कितनी लिप इनकम्पिटेंसी जो है वो टू मच है यानी कि जिसको हम ट्रीट करेंगे वो होती है 3 to 4 mm की, यानी कि 3 to 4 mm का लिप्स के अंदर गैप आ रहा है एट रेस्ट तो ये हमारे पास हो जाती है लिप इनकम्पिटेंसी विच इज़ कंसिडर्ड एक्सेसिव। ठीक है, फर्दर कहते हैं कि जब आप इसको क्लोज करना चाहेंगे, लिप्स को आप अपने क्लोज करना चाहेंगे ओवर द टीथ तो आपको एक लिप स्ट्रेन आएगा। ठीक है, ये चीज़ भी हम अपने प्रोफाइल व्यू से देख सकते हैं कि लिप्स जो हैं वो मुश्किल से आके बंद हो रहे हैं, तो अगेन ये हमारे पास एक्सेसिव प्रोट्रूजन की वजह से है। सही हो गया। अच्छा, और ये हम इसके एक्सरे के अंदर भी देख सकते हैं कि इसके अपर एंड लोअर इंसाइजर्स दोनों ही जो हैं वो प्रोट्रूडेड हैं, तो ये एक आइडियल हमारे पास बायमैक्सिलरी प्रोट्रूजन का केस है। अच्छा, ऊपर टेक्स्ट में भी ऑलमोस्ट सारी यही बातें लिखी हुई हैं कि लिप इनकम्पिटेंसी क्या होती है, कितनी ज़्यादा जो है 3 to 4 mm जो है वो हमारी टू मच होती है, और फर्दर इसको लिप्स को क्लोज करने के लिए क्या होगा, लिप्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेन पड़ेगा। अच्छा जी, आगे आ जाएँ तो अच्छा इसी को डिटर्मिन करने के उन्होंने कुछ और वेज बताए हुए हैं जो कि हम सेफ के अंदर मेनली कर रहे होते हैं। इन्होंने तो यहाँ पे इसके पेशेंट के पिक्चर के साथ ही वैसे शुरू कर दिया, लेकिन सेफ में हम ये बड़ी डिटेल से करते हैं। एक होता है हमारा पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। पॉइंट ए होता है हमारा डीप मोस्ट पार्ट हमारे मैक्सिला का इंटीरियरली अगर हम देखें, और पॉइंट बी होता है हमारा डीप मोस्ट पार्ट हमारे मैंडिबल का, यानी कि हमारी अपर एंड लोअर जॉ पे हम कह सकते हैं जो हमारा डीप पार्ट आता है उसको हम ए और बी कह रहे हैं। अगर इन ए और बी की हम वर्टिकल लाइंस लगाएं, यहाँ पे बी जो है वो हमारी चिन के गड्ढे पे, मतलब चिन से ऊपर वाला जो हमारा मेंटल एरिया जो बन रहा होता है वहाँ पे पड़ रहा होता है, और जो ए वाला पार्ट है वो हमारे फिल्ट्रम वाले एरिया के अंदर पड़ रहा होता है। ये बोनी पॉइंट्स होते हैं मेनली, सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी ऑफकोर्स बन सकते हैं। तो बोन के जो ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू होगा उसके ऊपर हम ये ए और बी लगा देते हैं। ये बात अगर अभी समझ नहीं आ रही तो जब हम सेफ पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी सी बात की सारी समझ आ जाएगी। खैर क्या कहते हैं, ये कहते हैं ए और बी के अंदर हम क्या लगाएंगे, वर्टिकली लाइंस लगाएंगे जो उन्होंने डॉटेड लाइंस दिखाई हुई हैं, और हम क्या देखेंगे कि हमारी इन दोनों लाइन से हमारे लिप्स कितना ज़्यादा प्रोट्रूडेड है। अगर हमारे लिप्स जो हैं वो ए और बी से प्रोट्रूडेड होंगे तो हमें पता लग जाएगा लिप्स की प्रोट्रूजन ज़्यादा है, और अगर ए और बी से पीछे होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि लिप्स की प्रोट्रूजन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये वैसे उसकी डिटेक्शन के वेज बताए मैं, तो ऐसा जी इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। आगे आते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब यहाँ तक इतनी इंपॉर्टेंट बात ही थी। अभी तक हमें दो चीज़ें पढ़ ली हैं अपनी प्रोफाइल एनालिसिस में। पहली चीज़ प्रोफाइल एनालिसिस में हमने पढ़ी एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशनशिप ऑफ जॉज, दूसरी चीज़ अभी हमने पढ़ी लिप इनकम्पिटेंसी और इंसाइजर्स की प्रोट्रूजन। तीसरी चीज़ हमारी प्रोफाइल एनालिसिस में आ जाएगी जो कि लास्ट है, वो है हमारी वर्टिकल फेशियल प्रोपोर्शंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ द मैंडिबुलर प्लेन एंगल।
वर्टिकल फेशियल प्रोपोर्शंस क्या हैं? वर्टिकल फेशियल प्रोपोर्शंस में अगेन हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे फेस की, जो कि हमने अपने फ्रंटल एनालिसिस में भी की थी। तो वही लाइंस अगर हम अपनी प्रोफाइल एनालिसिस में देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगी, वर्टिकल प्रोफाइल के अंदर हमारी वही लाइंस आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली ऊपर से नीचे हम देख रहे हैं। जो चीज़ हमने फ्रंटल में एग्जामिन की थी वो चीज़ हमने प्रोफाइल में भी देख ली इसके अंदर लास्ट स्टेप में। फर्दर हमने इसमें क्या देखना है, अपना हमने मैंडिबल का एंगल देखना है, ठीक है। मैंडिबल प्लेन एंगल किस तरीके से हम यहाँ पे डिटर्मिन करते हैं, कहते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से या फिंगर से आपने मैंडिबल के एंगल से चिन तक जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट को रखना है। अगर तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा स्टीप होगा तो इससे क्या पता लगेगा कि हमारी जो लोअर फेशियल हाइट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमारा जो मैंडिबल है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ग्रो किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी लोअर फेशियल हाइट जो है वो बड़ी है। और इस केस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, ओपन बाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर हमारा ये मैंडिबल प्लेन एंगल बहुत ही स्ट्रेट या स्टीप है, इस तरीके का है, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है डीप बाइट, और हम बता सकते हैं कि हमारा जो मैंडिबल है वो बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अब देख ली अपनी इवेलुएशन ऑफ द मैंडिबुलर प्लेन एंगल में, जिसमें हमने देखा है कि अगर बहुत ही हमारा जो मैंडिबुलर प्लेन एंगल है वो लार्ज है, स्टीप है, लंबा है, सीधा नीचे जा रहा है, तो लॉन्ग फेशियल डायमेंशन हमारी बनती हैं और स्केलेटल ओपन बाइट हो सकती है। और अगर हमारा मैंडिबुलर प्लेन एंगल बहुत ही छोटा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है हमारा शॉर्ट फेशियल हाइट है और डीप बाइट बन सकती है, ठीक है। तो एक दफ़ा जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ी है अपनी मैक्रो एस्थेटिक्स, जो कि कहते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट टू डिटर्मिन कि हमारी फेशियल क्लिनिकल एग्जामिनेशन किस तरीके की है अगर हम इसको दूर से देख रहे हैं। इसके अंदर हमने देखी सबसे पहले डेवलपमेंटल एज टू डिटर्मिन कि हमने ग्रोथ करवानी है अभी कि नहीं करवानी। उसके बाद हमने अपनी की एनालिसिस ऑफ द फेशियल प्रोपोर्शंस। फेशियल प्रोपोर्शन के एनालिसिस में हमने दो चीज़ें की। पहले हमने की फ्रंटल एनालिसिस, ठीक है, जिसके अंदर हमने फ्रंटल में पहले फिफ्थ्स में डिवाइड किया फेस को, और फिर वर्टिकल थर्ड्स के अंदर डिवाइड किया अपने फेस को। फिर हमने की अपने फेस की प्रोफाइल एनालिसिस, यानी कि साइड से देखा। साइड में हमने तीन चीज़ें की। सबसे पहले हमने एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशनशिप ऑफ द जॉ देखा, नेक्स्ट में हमने लिप इनकम्पिटेंसी और इंसाइजर की प्रोड्यूशन देखी, और लास्ट में हमने अपने वर्टिकल थर्ड प्रोफाइल में देखे, और हमने क्या किया, मैंडिबल का प्लेन एंगल जो है वो डिटर्मिन किया, ठीक है। ये हमारी हो गई मैक्रो एस्थेटिक। कहते हैं मैक्रो एस्थेटिक आपने क्लिनिकली एग्जामिन करनी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटर्मिन कि क्या फेशियल इशू है पेशेंट को, और उसके साथ साथ कहते हैं आपने सब कुछ रॉन्ग के साथ साथ सब कुछ राइट भी देखना है, यानी कि फेशियल इश्यूज़ में क्या क्या चीज़ें ठीक हैं उनको भी आपने एग्जामिन करना है, ताकि ड्यूरिंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आप उनको डैमेज ना कर दें, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है मिनी एस्थेटिक्स। मिनी एस्थेटिक्स में हम क्या कर रहे थे, हम टीथ का लिप्स के साथ सिर्फ रिलेशनशिप देख रहे थे और सिर्फ अपने क्लोजली आके अपनी स्माइल को ज़रा एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर अगेन दो ही चीज़ें आ जाएंगी मिनी एस्थेटिक्स के अंदर, टूथ एंड लिप रिलेशनशिप और हमारा स्माइल एनालिसिस। अच्छा, तो अब इस टूथ लिप इवेलुएशन में सबसे पहले हमने देखनी है सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री में हम चेक करेंगे डेंटल मिडलाइन टू दी एज कम्पेयर टू इट्स आर्च, ठीक है, यानी कि जो दांत हैं वो जॉ की मिडलाइन में प्रेजेंट हैं कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल में कहते हैं कि लोअर इंसाइजर्स की मिडलाइन वही मिडलाइन है जो कि एक्चुअल में मैंडिबल की मिडलाइन होनी चाहिए थी, या अपर इंसाइजर्स की मिडलाइन वही है जो कि आपके मैक्सिला की जो मिडलाइन होनी चाहिए थी, ठीक है। तो कहते हैं डेंटल कास्ट में रख के, डेंटल कास्ट को अगर हम आपस में माउंट करते हैं तो हमें आपस में दांतों की मिडलाइन तो इवेल्युएट हो जाती है, लेकिन उन दांतों की मिड लाइन रिलेटिव टू देयर रिस्पेक्टिव जॉज कैसी है ये हम क्लिनिकली ही एग्जामिन कर पाते हैं। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पे टूथ एंड लिप रिलेशनशिप में हमने देखनी है वो देखनी है डेंटल एंड सॉफ्ट टिश्यू रिलेशनशिप ऑन स्माइल और एट रेस्ट, ठीक है। यानी कि जब भी पेशेंट स्माइल करता है तो कितना अमाउंट ऑफ इंसाइजर डिस्प्ले आता है। कहते हैं फॉर पेशेंट्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इंसाइजर्स नज़र आते हैं उसकी वजह हो सकती है कि उनका जो लोअर थर्ड ऑफ द फेस है वो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड है, ठीक है, या उनका जो अपर लिप है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। इन दोनों केसेस के अंदर क्या हो सकता है कि आपके टीथ डिस्प्ले जो है वो ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास चीज़ आती है जो हमने देखनी है, वो देखनी है अप एंड डाउन ट्रांसवर्स रोटेशन ऑफ द डेंटिशन इन रिलेटिव टू द पेशेंट स्माइल, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हमने क्या देखना है कि आपकी जो ट्रांसवर्स रिलेशन है, ट्रांसवर्स रिलेशन से यहाँ पे मुराद होता है कि जो आपकी स्माइल का ये वाला जो आर्क बनेगा ये इस डायरेक्शन में, ये
किस प्लेन में, आपके क्रूजल प्लेन में किसी किस्म का कोई कैंट तो नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्रांसवर्स कैंट जो है वो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। इसको हम ट्रांसवर्स रोल भी कह रहे होते हैं, ट्रांसवर्स रोल ऑफ द एस्थेटिक लाइन। ये ट्रांसवर्स रोल क्या है, या कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, वो हम बाद में जाके देखेंगे जब हम इस चैप्टर के आगे भी आगे देखेंगे। अभी से हम इस पिक्चर से देख लेते हैं कि हम क्या चीज़ जज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये पेशेंट के जो दांत हैं, जो इंसाइजर्स हैं, वो सीधे हैं कि टेढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनेशन ये है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेशेंट के यहाँ पे जो टीथ हैं वो उसके जॉ से रिलेटिवली, उसके फेस से रिलेटिवली टेढ़े हैं। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कैंट। जब भी यहाँ आपकी जो आर्च है वो टेढ़ी होती है उसको हम कैंट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे जो है एग्जामिन कर ली, जिसको दो चीज़ों से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं या तो इसको हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स कैंट ऑफ एक्लूजल प्लेन, या इसको हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स रोल ऑफ एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन। तो ये जो सेकंड डेफिनेशन है इसको हम बहुत डिटेल में भी इसी चैप्टर में थोड़े से टाइम बाद आगे पढ़ते हैं। अच्छा, थर्ड चीज़ जो यहाँ पे ये हमने देख ली, लास्ट हम कहते हैं कि जो भी फेशियल अट्रैक्टिवनेस है वो हमारी स्माइल से ज़्यादा पता लग रही होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे सॉफ्ट। तो इसमें हमारे पास आ जाएगी स्माइल एनालिसिस। स्माइल एनालिसिस में अगेन हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। मेरी कोशिश होगी कि जब ये चैप्टर मैं फिनिश करूं तो मैं आपको एक चार्ट सा बना दूं, क्योंकि हमने जितनी इसके अंदर चीज़ें पढ़ रहे हैं सबके आगे से पॉइंट्स हैं। तो अगर हम सिर्फ उन पॉइंट्स को याद कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसके अंदर के टेक्स्ट को लिखना, क्योंकि टेक्स्ट लिखना तो मुश्किल नहीं है, वो तो सिर्फ आपको एक दफ़ा समझ आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स के अंदर से पॉइंट्स वगैरह है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं समटाइम्स टू रिमेंबर। तो आई ट्राई कि इस लेक्चर के एंड में मैं एक स्लाइड डाल दूँ जिसको आप अगर याद कर लें तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से याद हो सकें। अच्छा, तो अब स्माइल एनालिसिस के अंदर हमने क्या देखना है, 3 चीज़ें जैसे मैं बता रही हूँ। अमाउंट ऑफ इंसाइजर एंड जिंजाइवल डिस्प्ले। जब भी पेशेंट स्माइल करता है तो कितना इंसाइजर नज़र आता है, कितना गम नज़र आता है। अब इसके अंदर एक्सेप्टेबल रेंज क्या है, कहते हैं मोस्ट यूथफुल जो स्माइल होती है उसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा गम डिस्प्ले आ रहा होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट एस्थेटिक और यूथफुल स्माइल लगती है। उसके अलावा आइडियली अगर हम बात करें तो कहते हैं आइडियली ऑन स्माइल जो लिप एलिवेशन होती है वो इतनी होती है कि ओनली 1 mm ऑफ टूथ कवरेज जो है वो हुई भी होती है, यानी कि आपके जिंजाइवल मार्जिन से 1 to 2 mm तक नीचे आपका लिप आ रहा होता है और आपके मैक्सिमम 2 mm तक जो है वो आपकी लिप कवरेज कर रहा होता है, टूथ कवरेज कर रहा होता है आपका लिप। ये हम क्या चीज़ बात कर रहे हैं, आइडियल एलिवेशन ऑफ लिप की, यानी कि जब स्माइल करते हैं तो आइडियली इतना एलिवेट होना चाहिए लिप के 2 mm ऑफ टूथ जो है वो आपका छुप रहा हो। उसके अलावा एक्सेप्टेबल रेंज की बात करें कि अच्छा मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितनी डिस्प्ले तक जो है वो हमारी स्माइल एस्थेटिक रहती है, वो 1 to 4 mm तक। अगर आपका दांत ऊपर से नहीं नज़र आ रहा होगा, गम तो नज़र नहीं आ रहा, ऑफकोर्स दांत भी नज़र नहीं आ रहा होगा, तो वो हमारी एक्सेप्टेबल रेंज होती है। इससे कोई भी रेंज आगे या पीछे होती है तो वो हमारी स्माइल जो है वो अनएस्थेटिक हो जाती है। अगर गम ज़्यादा नज़र आएगा तो वो हमारी गमी स्माइल बन जाएगी, और अगर टूथ कम नज़र आएगा तो अगेन हमारी जो स्माइल की अपीयरेंस है वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अब क्या देख ली, हमने देख लिया लिप का रिलेशनशिप ऑन स्माइल के, जब हमारा कितनी उसकी एलिवेशन ऑफ द लिप से कितने ज़्यादा हमारे गम्स और लिप जो टीथ है वो नज़र आ रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारे पास ये वाली पिक्चर आ जाती है। अब ए जो है वो ए है हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ गम डिस्प्ले, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि ये हमारी एक एस्थेटिक और यूथफुल स्माइल होती है कि अगर एक थोड़ा अमाउंट ऑफ गम नज़र आ रहा हो इट्स एक्सेप्टेबल। इससे ज़्यादा नज़र आएगा गम तो दैट बिकम्स क्या कहते हैं, गमी स्माइल। ठीक है, बी में अगर बात करें तो बी में हम कहते हैं कि कम गम का डिस्प्ले है, टूथ का डिस्प्ले जो है वो भी 1 mm से 2 mm तक इसके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन ये एक आइडियल लेमैन पर्सन के लिए कोई एस्थेटिक इशू नहीं बनता, तो दिस स्माइल इज ऑल्सो फाइन। अगर हम सी पे बात करें तो सी के अंदर क्या है, कहते हैं कि ये हमारी मोस्ट एक्सेप्टेबल रेंज है, जिसके अंदर हमारा मोस्ट एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ जिंजाइवल एंड टूथ डिस्प्ले हो रहा होता है ऑन पोस्ट स्माइल। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि 1 to 2 mm ऑफ गम दिखाई दे रहा है, जो कि अगेन एक आइडियल सिनेरियो है। डी में जो है कहते हैं हमारा कवरेज हुई हुई है टूथ की 1 to 2 mm की, जो कि एक एक्सेप्टेबल रेंज है, और ई में जो है हमारी मैक्सिमम कवरेज हुई हुई है, जो कि 4 mm तक की टूथ कवरेज हो सकती है बाय द लिप्स, और ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा अगर कवरेज होगी तो हमारी स्माइल क्या हो जाएगी, अनएस्थेटिक हो जाएगी। तो जो चीज़ें हमने अभी टेक्स्ट में पढ़ी वो सब यहाँ पे उन्होंने डायग्राम से समझाई हुई थी। अच्छा, स्माइल में दूसरी चीज़ अब हमारे पास आती है ट्रांसवर्स डायमेंशन ऑफ स्माइल रिलेटिव टू दी अपर आर्च। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, बकल कॉरिडोर्स देखेंगे, यानी कि जब पर्सन स्माइल करता है तो कितने बकल कॉरिडोर्स जो हैं वो स्माइल के अंदर डिस्प्ले होते हैं। बकल कॉरिडोर क्या है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैक्सिलरी पोस्टीरियर दांतों के दरमियान में और इन साइड ऑफ द चीक के दरमियान में जो एक एम्प्टी स्पेस बनती है।
ठीक है, इसको हम कहते हैं बकल कॉरिडोर या इसको हम नेगेटिव स्पेस भी कह रहे होते हैं। कहते हैं ये काफ़ी एनेस्थेटिक होती है और ऑर्थोडोंटिस्ट इसको किस तरीके से ट्रीट कर सकता है, बाय वाइडनिंग ऑफ द मैक्सिलरी आर्च। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई बकल कॉरिडोर्स। अब इसकी भी यहाँ पे नीचे एक इमेज दी हुई है कि ये पहली इमेज में अगर आप देखें तो ये हैं हमारे बकल कॉरिडोर्स जो कि यहाँ पे ट्राइंगल से एम्प्टी डार्क स्पेसेस बन रही हैं कि चीक्स के और पोस्टीरियर दांतों के दरमियान में स्पेस, और ये किस तरीके से ठीक कराई जा सकती है, बाय वाइडनिंग ऑफ द मैक्सिलरी आर्च। जब मैक्सिलरी आर्च को वाइडन करेंगे तो आपके ये जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं ये क्या हो जाएंगी, छुप जाएंगी। लास्ट चीज़ स्माइल एनालिसिस में हमारे पास आती है स्माइल आर्क, यानी कि जब स्माइल करते हैं तो दांतों का मैक्सिलरी इंसाइजर्स के एजेस का रिलेशनशिप आपके लोअर लिप के साथ कैसा बन रहा होता है, वो हमारी होती है स्माइल आर्क। ठीक है, क्या है स्माइल आर्क की डेफिनेशन के इंसाइजल एजेस की, तो मैक्सिलरी इंटीरियर दांतों की एजेस हैं उनका रिलेशन टू दी कर्वेचर ऑफ द लोअर लिप ड्यूरिंग स्माइल। ठीक है, तो ये आइडियली क्या होना चाहिए, इंसाइजर्स का यहाँ पे रिलेशनशिप होना चाहिए पैरेलल टू द कर्वेचर ऑफ द लोअर लिप, यानी कि जिस तरीके जिस कर्व में आपका लोअर लिप ऑन स्माइल बनेगा आपके जो दांत हैं वो भी उससे बिल्कुल पैरेलल जा रहे हो। अगर दांत बिल्कुल फ्लैटेंड होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन कॉन्सोनेंट स्माइल। ये जो स्माइल है ये काफ़ी ज़्यादा लेस अट्रैक्टिव होती है और इट मेक्स यू लुक ओल्डर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात हो। इसकी एक्सप्लेनेशन में ये वाली पिक्चर है कि जिसमें अगर हम ऊपर देखें ए में देखें तो ये जो टीथ हैं बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में, तो दिस स्माइल इज़ वेरी लेस अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू द स्माइल इन द बी, जिसके अंदर आपके इंसाइजर एजेस का जो कर्वेचर है वो बिल्कुल ही आपके लिप के कर्वेचर से पास होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो वो बिल्कुल उससे वो पैरेलल होना चाहिए। ये दोनों पिक्चर्स एक ही फीमेल की हैं बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। अच्छा, तो अब हमने मेरे ख्याल से हमारा मिनी एस्थेटिक भी खत्म हो गया हुआ है। मिनी एस्थेटिक्स में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, स्माइल आर्क में कहते हैं आपका जिंजाइवल डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है, बकल कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है, आपकी मिड लाइन ऑफ द फेस जो है वो हमने इवेलुएट करनी है, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर हमने देखनी है। बाकी ऊपर भी उन्होंने यही बातें मेंशन की हुई है कि जो इंसाइजल एजेस होते हैं और केनाइन होते हैं वो पैरेलल होने चाहिए आपके कर्वेचर ऑफ द लोअर लिप से। ठीक है, बकल कॉरिडोर जो है वो स्मॉल होने चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ अट्रैक्टिव स्माइल। ठीक है, अब लास्ट हमारे इसके अंदर आता है माइक्रो एस्थेटिक। माइक्रो एस्थेटिक के अंदर हमने इंडिविजुअली दांतों को देखना है और दांतों के एक दांत को दूसरे दांत के साथ देखना है। हम बाहर से अंदर आ रहे हैं फेस के अंदर। अब माइक्रो एस्थेटिक्स के अंदर क्या है, आपने क्लोज अप डेंटल अपीयरेंस देखनी है। इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे टूथ प्रोपोर्शन। टूथ प्रोपोर्शन के अंदर जब आप स्माइल करते हैं तो आपके मैक्सिलरी दांतों के दो एस्पेक्ट में आप उसकी टूथ प्रोपोर्शन देख सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी है और उस दांत की विड्थ कितनी है। ठीक है, और एक दांत की आपस में हाइट और विड्थ को आपने रिलेट करना है और आपस में दांतों की हाइट और विड्थ को आपने कंपेयर करना है। विड्थ की रिलेशनशिप अगर देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास टर्म आ जाती है गोल्डन प्रोपोर्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और इस पे से एमसीक्यूज भी बनते हैं और एससीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। अब गोल्डन प्रोपोर्शन क्या है, कहते हैं कोई भी मैक्सिलरी दांत ऑन स्माइल कितना दिखना चाहिए। आइडियली क्या होना चाहिए कि आपका जो लेटरल इंसाइजर है उसकी अपेरेंट विड्थ ऑन स्माइल कितनी दिखनी चाहिए, 62% ऑफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल इंसाइजर। यानी कि जब आप स्माइल करते हैं तो जितनी विड्थ आपको सेंट्रल इंसाइजर की नज़र आती है, फॉर एग्जांपल उसकी विड्थ आपको 10 mm नज़र आती है। ठीक है, तो लेटरल इंसाइजर ऑन स्माइल आपको 62% ऑफ द 10 mm दिखना चाहिए। यानी कि सेंट्रल लेटरल इंसाइजर की अगर हम विड्थ की बात करें तो वो आपको 6.2 mm दिखाई देना चाहिए। ये उसकी हम अपेरेंट विड्थ की बात करें, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके जो दांत हैं वो एक आर्क में खड़े हुए हैं, मतलब एक सर्कल की आर्क में खड़े हुए हैं। जब आप सामने से एग्जामिन कर रहे हैं किसी चीज़ को तो आप उसकी जो चीज़ ज़रा से लेटरली खड़ी हुई है आप उसकी एग्जैक्ट विड्थ नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं कि अच्छा उसकी कितनी विड्थ हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो सेंट्रल इंसाइजर के 62% विड्थ हमें नज़र आनी चाहिए अपने लेटरल इंसाइजर की, और केनाइन की कितनी नज़र आनी चाहिए, 62% ऑफ द लेटरल इंसाइजर, और फर्स्ट प्रीमोलर की कितनी नज़र आनी चाहिए, 62% ऑफ द केनाइन। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक गोल्डन प्रोपोर्शन बन जाती है जो कि 62% है कि ऑन स्माइल आपको कितना आइडियल डिस्प्ले विड्थ जो है वो दांत की नज़र आए। ठीक है, जैसे ये अगर इसकी विड्थ है तो पहले की चीज़ जो पिछला दांत है वो उससे 62% विड्थ में है, उससे पिछला आपको उससे 62% में विड्थ में दिखाई दे रहा है, और फिर जो लास्ट प्रीमोलर है वो उससे भी छोटा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट प्रीमोलर सॉरी और सेकंड प्रीमोलर और एन आइडियल स्माइल नहीं दिखाई देना चाहिए इतना। ठीक है, तो ये हमने बात डिस्कस कर ली। सबसे पहले अपनी विड्थ कितनी आपकी दिखाई देनी चाहिए दांत की वन टूथ से दूसरे टूथ के रिलेशनशिप में। ठीक है, और गोल्डन प्रोपोर्शन हमने इसके अंदर देख ली। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं अपने हाइट एंड विड्थ रिलेशनशिप की एक ही दांत की। तो हाइट एंड विड्थ की रिलेशनशिप की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट हर दांतों की आपस में डिफरेंट होती है, जो हमें यहाँ पे उन्होंने बुक में बताई हुई है
वो मैक्सिलरी सेंटर इंसाइजर्स की बताई हुई है। वो कहते हैं कि जो आपके दांत की विड्थ होनी चाहिए मैक्सिलरी सेंटर इंसाइजर की, वो 80% होनी चाहिए टू इट्स हाइट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके दांत की जो हाइट है वो 10 mm है, तो जो उसकी विड्थ है वो 8 mm होनी चाहिए। ठीक है, तो इन रिलेशनशिप उसकी ये बताई हुई है मैक्सिलरी सेंटर इंसाइजर की। ठीक हो गया। तो क्योंकि यही विड्थ होगी तो हमारा जो दांत है वो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर लगेगा। अगर ये विड्थ जो है वो बिल्कुल ही इक्वल हो जाएंगी तो हमारा जो दांत है वो क्या लगेगा, स्क्वेरिश लगेगा, जो कि एक एस्थेटिक दांत की विड्थ और हाइट नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टर्स और एम्ब्रेजर्स की। कनेक्टर्स और एम्ब्रेजर क्या होते हैं? कनेक्टर यानी कि वो वाला हिस्सा जो कि आपके दांत का आपस में दांतों का कनेक्टेड नजर आ रहा है। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कॉन्टैक्ट पॉइंट एक ही होता है हमारे दांत का, जो बल्कि हमारे कन्वेक्सेस होते हैं जहाँ पे जाके वो एक दांत दूसरे दांत से मिल रहा होता है कन्वेक्सेस पे, वो हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। लेकिन अपेरेंटली कॉन्टैक्ट पॉइंट वैसे तो एक पॉइंट है, लेकिन अपेरेंटली जब हम सामने से देखते हैं तो वो हमें एक पॉइंट नजर नहीं आ रहा होता, वो हमें एक रेंज नजर आ रही होती है कि आपस में यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि दांत जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसके अंदर देखें तो जो रेड लाइन से इन्होंने मार्क किया हुआ है ये हमारे सारा कनेक्टेड एरिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि दांत बिल्कुल जुड़ा हुआ है। बेशक वो कॉन्टैक्ट सिर्फ एक ही पॉइंट पे आया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन ये हमारे कनेक्टेड एरिया जो कि दिखाई ऐसे दे रहा है कि ये सारे दांत इस पूरी स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ऐसे जुड़े हुए हैं। अब इससे ऊपर का और इससे नीचे का एरिया जो कि एम्प्टी नजर आ रहा होता है, जो कि ब्लैंक होता है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रेजर। ठीक है, अब एम्ब्रेजर हमारे यहाँ पे इंसाइजर एम्ब्रेजर भी होता है, जो कि नीचे की तरफ यहाँ पे खुला हुआ एरिया होगा, यहाँ पे ये हमें नजर आ रहा है जो खुला हुआ एरिया दो दांतों के दरमियान का, ये हमारा एम्ब्रेजर हो गया। और हमारा एक्लूजल या जिंजाइवल एम्ब्रेजर भी होगा। ये नॉर्मल कंडीशंस में हमारा जो एक्लूजल या सॉरी एक्लूजल नहीं, ये हमारा जो जिंजाइवल एम्ब्रेजर होता है ये हमारे जिंजाइवल पेपिला से कवर हुआ हुआ होता है। लेकिन जब अगर यहाँ से गम रिसेशन हो जाएगी, गम यहाँ से उठ जाएगा, तो यहाँ पे हमें ये खाली स्पेस नजर आने लग जाएगी, जिसको हम ब्लैक ट्राइंगल भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ भी हमने यहाँ पे जो है वो इवेलुएट करनी है। अच्छा, टेक्स्ट में से इसको देख लेते हैं। तो यही बात की हुई है, कहते हैं इंटरडेंटल कॉन्टैक्ट जो है वो एक एरिया होता है, लेकिन जो अपेरेंट एरिया जो कि इन टच नजर आ रहा होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? अपना कनेक्टर कह रहे होते हैं। और वो वाली स्मॉल स्पेस जो कि उस कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबव और बिलो, जैसे तो कनेक्टर को एक्सप्लेन करें, उस वाले पॉइंट से अबव एंड बिलो जो भी एरिया एम्प्टी होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? एम्ब्रेजर कह रहे होते हैं। और जो आपका जिंजाइवल एम्ब्रेजर होता है वो इंटरडेंटल पेपिला से फिल हुआ हुआ होता है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं एम्ब्रेजर ब्लैक ट्राइंगल की, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जिंजाइवल एम्ब्रेजर एम्प्टी हो जाए, यानी कि वहाँ से लॉस ऑफ गम टिश्यू हो जाए ड्यू टू एनी काइंड ऑफ पेरिडोंटल डिजीज, तो उसको हम कहने लग जाते हैं ब्लैक ट्राइंगल। तो ब्लैक ट्राइंगल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनएस्थेटिक दिखते हैं। ब्लैक ट्राइंगल्स तब भी बनते हैं जब दांतों की बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होती है, और दांतों को जब हम स्ट्रेटन करते हैं, तो मैंने पहले भी चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि जब क्राउडिंग होगी हम दांतों को स्ट्रेटन करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से गम की रिसेशन हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आफ्टर ईच स्ट्रेटनिंग ब्लैक ट्राइंगल्स जो है वो अपेरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अनएस्थेटिक सी लुक देते हैं ब्लैक ट्राइंगल्स। अच्छा जी, फिर इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास गम हाइट, शेप एंड कंटूर। अच्छा, फिर आती है हमारे पास आइडियल जिंजाइवल हाइट। तो कहते हैं मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल के लिए हमारे जो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं उनका लेवल ऑफ जिंजाइवल लेवल जो है वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, और इसी लेवल पे हमारा किनाइन भी अटैच्ड होता है। या आपने प्रोस्थो में पढ़ा होगा, जब आप सीडी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब भी हम अपने सेंट्रल इंसाइजर लगाते हैं तो जो गम पोर्शन सेंट्रल इंसाइजर का होता है उसी गम पोर्शन पे आपका किनाइन सेट होता है। लेकिन लेटरल इंसाइजर पे कहते हैं कि 1.5 mm यहाँ पे इसका जिंजाइवल मार्जिन जो है वो थोड़ा सा नीचे होता है, यानी कि दांत को ज़्यादा कवर कर रहा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेटरल इंसाइजर के ऊपर गम की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी कि वो उसको ज़्यादा कवर कर रहा होगा लेटरल इंसाइजर को, जबकि यहाँ पे हमारी हाईएस्ट हाइट्स होती हैं। उसके बाद जब हम पीछे जाते जाते हैं पोस्टीरियरली तो हमारी गम की जो हाइट है वो कम होती चली जाती है, यानी कि दांत का कवरेज जो है वो ज़्यादा होती चली जाती होती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी जिंजाइवल हाइट की। बाकी शेप की बात करें तो कहते हैं मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स पे जो जिंजाइवल शेप है वो हाफ ओवल होती है या हाफ सर्कल होती है, और मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स पे और कैनाइंस पे ये मोर एलिप्टिकल होती है। ठीक है, बस इतनी, ये इस तरह से इसको फॉर एमसीक्यूज याद कर लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट बात आ जाती है टूथ शेड और टूथ कलर की। विद इंक्रीजिंग एज हमें पता है हमारे दांतों का जो शेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा डल होता चला जाता है। विद यंगर एज पे क्या होता है कि दांत जो है वो लाइटर और ब्राइटर दिखते हैं, लेकिन एज के साथ क्या होता है, डेंटिन की फॉर्मेशन बढ़ती चली जाती है, सेकेंडरी डेंटिन ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से दांत जो है वो ज़्यादा डल दिखने लगते हैं, ज़्यादा येलो दिखने लगते हैं।
डेंटिन हमारा येलो कलर का होता है, इनेमल एक ट्रांसलूसेंट सी लेयर होती है जो कि उसको कवर करी होती है। विद टाइम इनेमल जो है वेयर होता चला जाता है, डेंटिन ज़्यादा शो होता है। जब डेंटिन ज़्यादा शो होता है तो दांत ज़्यादा येलोवर दिखाई देते हैं, ये एक नॉर्मल रेंज की बात है। बाकी अगर हम प्रोग्रेसिवली वैसे दांतों की कलर को देखें तो मिड लाइन से लेके जब पोस्टीरियरली तक हम जाते हैं तो मैक्सिलरी सेंटर इंसाइजर जो है वो हमारे ब्राइटेस्ट टीथ दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर लेटरल इंसाइजर कम ब्राइट दिखाई देता है और कैनाइन जो है वो लीस्ट ब्राइट हमारे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्राइटनेस का यहाँ पे ट्रेंड होता है। बाकी फर्स्ट प्रीमोलर जो है वो कहते हैं अगेन आपके लेटरल इंसाइजर से मिल रहा होता है, यानी कि कैनाइन हमारा इस 4 दांतों में जो कि हमारे नजर आने चाहिए ऑन स्माइल, कैनाइन हमारा सबसे लीस्ट ब्राइट दांत होगा और फर्स्ट प्रीमोलर हमारे लेटरल इंसाइजर के साथ मैच कर रहा होगा उसके कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारी खत्म हो जाती है हमारी सारी क्लिनिकल इवेल्युएशन और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये एक छोटा सा रिकैप है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका क्लिनिकल इवेल्युएशन में। सबसे पहले हमने की ओरल हेल्थ की इवेल्युएशन, जिसके अंदर हमने हार्ट टिश्यू यानी कि टीथ को देखा कि दांतों के अंदर कोई केरीज तो नहीं है, कोई पर्पल इश्यूज़ तो नहीं है, उनका नंबर काउंट किया, उनकी मॉर्फोलॉजी और हार्ट टिश्यू की क्वालिटी देखी कि जिस टिश्यू की क्वालिटी ख़राब होगी दांत की उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑर्थो ट्रीटमेंट से पहले। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू की इवेल्युएशन में हमने पेरियो हेल्थ देखी, गम स्टेटस देखा। फिर हमने किया जॉ फंक्शन और मूवमेंट को इवेल्युएट, जिसके अंदर हमने मेस्टिकेशन, स्पीच, स्लीप एपनिया और टीएमजे के प्रॉब्लम्स को देखा। तो ये तो सिंपल बात थी। नेक्स्ट चीज़ जो हमने इवेल्युएशन में की वो हमने की फेशियल एंड डेंटल अपीयरेंस की इवेल्युएशन। इसमें 2 चीज़ें, सबसे पहले हमने की इफेक्ट ऑफ फेशियल बैकग्राउंड ऑन परसेप्शन ऑफ डेंटल एस्थेटिक्स, जिसके अंदर हमने देखा था कि बैकग्राउंड में आईज़ और टीथ में से सबसे ज़्यादा नज़र किसके ऊपर चीज़ों पर पड़ रही होती है। तो हमने देखा था कि फीमेल्स के अंदर अगर फीमेल्स जो है वो अट्रैक्टिव होंगी तो दांतों के ऊपर जो नज़र है वो बाद में जाएगी, और मेल्स के अंदर जो है अगर मेल जो है वो अनअट्रैक्टिव होगा तो अनअट्रैक्टिव दांतों के ऊपर नज़र जो है वो बाद में जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात हमारे पास आ जाती है सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ऑफ फेशियल एंड डेंटल अपीयरेंस। अब इसमें हमारे पास 3 चीज़ें थी, मैक्रो एस्थेटिक्स, मिनी एस्थेटिक्स और माइक्रो एस्थेटिक्स। मैक्रो एस्थेटिक्स में हमने फेशियल प्रोपोर्शन देखनी थी इन 3 प्लेन्स। इसमें सबसे पहले हमने असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एज का पता करना था। फिर फ्रंटल एग्जामिनेशन में हमने 3 चीज़ें की, इक्वल फिफ्थ में डिवाइड किया फेस को, वर्टिकल थर्ड में डिवाइड किया फेस को और बायलैटरल सिमेट्री देखी कॉम्पोजिट इमेजेस की मदद से। फिर प्रोफाइल एनालिसिस के अंदर अगेन हमने 3 चीज़ें की कि हमने जॉज का इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन चेक किया कि वो क्लास 1 है, क्लास 2 में है। फिर हमने लिप पोस्चर एंड इंसाइजर्स को चेक किया एंड लास्ट में हमने मैंडिबुलर एंगल और वर्टिकल प्लेन अगेन देखा अपनी प्रोफाइल एनालिसिस में। नेक्स्ट हम आती है हमारे पास मिनी एस्थेटिक्स। मिनी एस्थेटिक्स में हमें डेंटिशन को देखना था इन रिलेशन टू द फेस, जिसके अंदर हमने टूथ लिप रिलेशनशिप देखना है और स्माइल एनालिसिस करना है। टूथ लिप रिलेशनशिप के अंदर मिड लाइन ऑफ द टीथ देखी रिलेटिव टू द जॉज, इंसाइजर डिस्प्ले देखा कितना होता है एंड अप एंड डाउन ट्रांसवर्स रोटेशन देखी। स्माइल के अंदर कोई ट्रांसवर्स रोटेशन तो नहीं है, जिसको हमने कैंट और रोल का नाम दिया था अभी। स्माइल एनालिसिस के अंदर अगेन 3 चीज़ें देखी कि इंसाइजर एंड गम डिस्प्ले हमारा कितना आता है स्माइल के ऊपर, बकल कॉरिडोर्स तो नहीं नज़र आते और स्माइल आर्क कैसी बनती है। बकल कॉरिडोर्स यानी कि हमने देखा था कि ट्रांसवर्सली आपके पोस्टीरियर टीथ कहाँ पे हैं और चीक कहाँ पे है। लास्ट में माइक्रो एस्थेटिक्स, जिसके अंदर दांतों को इन रिलेशन टू वन अनदर देखा, जो कि चीज़ें क्या क्या देखी उसके अंदर हमने टूथ की प्रोपोर्शन देखी, टूथ की हाइट, विड्थ, उसके अलावा कनेक्टर्स और एम्ब्रेशर्स देखे, ब्लैक ट्रायंगल देखे, जिंजाइवल हाइट, शेप एंड कंटूर्स एंड टूथ शेड एंड कलर। तो ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसका। तो ये अगर हम याद कर लेंगे तो जितना टेक्स्ट हमने पढ़ा है वो हमारे लिए याद करना वैसे ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ हमने समझने की थी और हम अपने क्वेश्चन में उनको अटेम्प्ट कर सकेंगे ईजीली। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। जो डायग्नोसिस वाला टॉपिक था वो हमने नहीं पढ़ना, लास्ट में हमारे पास आ जाती है ऑर्थोडोंटिक क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन हम पढ़ते होते हैं मैल ओक्लूजन की, जो कि थी एंगल्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैं उसके ऊपर भी कंप्लीट लेक्चर एक बना दूंगी। वो इस बुक्स में इतना अच्छा कवर नहीं हुआ मैं उसका एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी, वो कुछ ही टाइम में जो है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसकी लिंक भी डाल दूंगी, ठीक है। वो हमारी है एंगल्स की क्लासिफिकेशन। लेकिन वो जो एंगल्स की क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होती, मतलब इन अ वे कि वो हमें कंप्लीट डेंटल मैल ओक्लूजन की पिक्चर नहीं दे रही हुई होती। तो उसको ठीक करते हुए हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन आती है जो कि है प्रॉफिट की और एकरमेंस की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपने एंगल्स की क्लासिफिकेशन लिखनी है या प्रॉफिट या एकरमेंस की लिखनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात यही करते हैं, कहते हैं सबसे पहले जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है वो एंगल्स की क्लासिफिकेशन आती है, जिसकी क्लास 1, 2 एंड 3 हमें मिल रही होती हैं। और ये जो सारी क्लासिफिकेशन है वो बेस कर रही होती है फर्स्ट मोलर्स के रिलेशनशिप में एंड अलाइनमेंट ऑफ द टीथ के ऊपर रिलेटिव टू दी एक्लूजन लाइन, ठीक है। अब एक्लूजन लाइन ऑफ एक्लूजन क्या है,
वो अब ज़रा सा हम नीचे आके देख लेते हैं। एक सेकेंड। लाइन ऑफ एक्लूजन जो है वो आपके लोअर टीथ की बक्कल सर्फेसेस और अपर टीथ की जो सेंट्रल फॉसाज हैं, जैसे ही दांत बंद होंगे तो वो कहाँ पे एक्लूजन बैठ रही होगी, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्लूजन, जो कि यहाँ पे उन्होंने रेड से सारी बनाई गई है कि लोअर दांतों की बक्कल सर्फेसेस को टच करता हुआ जा रही है लाइन, और अपर टीथ की सेंट्रल एरिया को टच करती हुई जा रही है लाइन। तो जब हम बाइट करते हैं तो ये एरिया से हमारी बाइट आ रही होती है। तो हमारी जो जो एंगल की क्लासिफिकेशन है वो इस लाइन ऑफ एक्लूजन के आगे पीछे घूमती है, और वो हमारे फर्स्ट मोलर्स की रिलेशनशिप पे घूम रही होती है। फर्स्ट मोलर्स के रिलेशनशिप में हमने पढ़ा हुआ है उसके अंदर कि क्या होना चाहिए कि जो आपका नॉर्मल एक्लूजन के अंदर आपकी जो मैक्सिलरी टीथ है उसकी मीजियोबक्कल जो कस्ट है वो आपके लोअर मैंडिबल फर्स्ट मोलर की सेंट्रल फॉसा के अंदर आ रही होनी चाहिए। ठीक है, ये यूजली होना चाहिए। क्लास 2 में क्या होगा, क्लास 2 में ये होगा कि आपका जो मैंडिबुलर टीथ होंगे वो ज़्यादा से डिस्टली चले जाएंगे और मैक्सिलरी दांत जो है वो आगे आ जाएंगे। और क्लास 3 में क्या होगा कि मैंडिबुलर दांत आगे चले जाएंगे और मैक्सिलरी दांत जो है ये पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल जो है वो हमारी फर्स्ट वाली है, फिर हमारी 2 और 3 आती है। तो क्लास 1 मैल एक्लूजन का मतलब ये होगा कि हमारी ये वाले मोलर का रिलेशनशिप जो है वो ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन हमारे जो इंटीरियर दांत है उनके अंदर किसी किस्म की कोई क्राउडिंग है, कोई स्पेसिंग है, कोई ओपन बाइट है, कोई क्लोज बाइट है, वो सब चीज़ें हमारी क्लास 1 में आ जाती हैं एंगल के केस में। ठीक है, तो कहते हैं ये हमारे पास इतनी अच्छी डिपिक्शन नहीं थी, तो अब हमने क्या किया, हमें आ गई है हमारे पास इसकी मॉडिफिकेशन जो कि आती है एक्करमैन की और प्रॉफिट की क्लासिफिकेशन। ठीक है, कहते हैं उसने कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस मैल एक्लूजन में देखी और उनका उसने सिस्टमेटिकली उनको करेक्ट किया। अच्छा, अब क्या क्या इसके अंदर क्या क्या मेजर वीकनेसेस थी जिनको उसने इनकॉपरेट करके ठीक किया। कहते हैं सबसे पहले तो इस क्लासिफिकेशन में इनकॉपरेशन होती है इवेल्युएशन ऑफ क्राउडिंग एसिमेट्री विद इन द डेंटल आर्चेज एंड इंक्लूडेड एंड इवेल्युएशन ऑफ इंसाइजर प्रोट्रूजन। यानी कि अब हमने इनको क्लास 1 क्लास 2 के अंदर डिवाइड नहीं करना, हमने सेपरेटली हर चीज़ को इस क्लासिफिकेशन में जो है वो बताना होगा। एक तो ये इसकी इंप्रूवमेंट आ गई। नंबर 2 कहते हैं इस क्लासिफिकेशन में प्रोट्रूजन और क्राउडिंग के रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि जब भी दांतों की बहुत ज़्यादा प्रोट्रूजन होगी तो हमारी क्राउडिंग जो है वो एलिवेट हो जाती है, यानी कि क्राउडिंग नहीं होती। और जब दांत बहुत ज़्यादा प्रोट्रूडेड नहीं होंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें क्राउडिंग मिलेगी। तो इस क्राउडिंग में और प्रोट्रूजन में एक रिलेशनशिप होता है, उसने इस चीज़ को भी यहाँ इसके अंदर इनकॉपरेट किया। ठीक है, इंक्लूडेड दी ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल एज वेल एज एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन, यानी कि इन 3 प्लेन्स के अंदर जो हमारे 3 प्लेन्स होते हैं सेजाइटल, वर्टिकल और ट्रांसवर्स, इन तीनों प्लेन्स के अंदर आपकी डेंटिशन जो है किस तरीके से रोटेट हो सकती है कंप्लीट, उस चीज़ को भी इसके अंदर इनकॉपरेट किया। और लास्ट में इनकॉपरेटेड द इंफॉर्मेशन अबाउट स्केलेटल जॉ प्रोपोर्शंस एट द एप्रोप्रिएट पॉइंट, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप इन ईच ऑफ द प्लेन्स ऑफ स्पेस। अगेन जो तीनों प्लेन्स ऑफ स्पेसेस हैं उसके अंदर जॉ, स्केलेटल जॉ जो है वो आपका किस तरीके से बैठा हुआ है उसको इनकॉपरेट किया। ये चारों चीज़ें जो हैं आपकी प्रॉपर तरीके से एंगल्स की क्लासिफिकेशन में नहीं पता लगती थी। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्शन आ जाती है एक्करमैन की और प्रॉफिट की क्लासिफिकेशन के अंदर। अब ये जो पूरा टेबल बना हुआ है ना, ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी मैल एक्लूजन की, जो कि किसने बताई है, एक्करमैन और प्रॉफिट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके अंदर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आने हैं। ठीक है, इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स का नीचे जाके एक टेबल भी बना हुआ है, ये ग्राफ भी बना हुआ है, और उसकी जो थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ने वाली है वो हम टेक्स्ट से देख लेंगे तो हमारा ये कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा। बाकी इसके टेक्स्ट में इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी। अच्छा, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर है डेंटोफेशियल अपीयरेंस का। डेंटोफेशियल अपीयरेंस के अंदर आपने क्या चीज़ देखनी है, आपने देखनी है सिमेट्री चेक करनी है कंप्लीटली। ये हम पहले दूर से बात कर रहे हैं। अगेन सिमेट्री है या एसिमेट्री है, दांत जो है वो आपस में प्रोपोर्शनेट हैं या डिसप्रोपोर्शनेट हैं, प्रोफाइल कैसी है वो जो हम साइड से देखते हैं, प्रोफाइल में क्या है, कनकेव है, कन्वेक्स है प्रोफाइल पेशेंट की, लिप्स किस तरीके से हैं, प्रोट्रूसिव है, रिट्रूसिव है, नॉर्मल है, और इंसाइजर डिस्प्ले है कि नहीं है। ठीक है, तो 5 चीज़ें हमने देखनी है इसकी डेंटोफेशियल अपीयरेंस में जब हम दूसरे देखेंगे। सिमेट्री, प्रोपोर्शन, प्रोफाइल के अंदर कनकेव और कन्वेक्स, लिप्स के अंदर प्रोट्रूजन या रिट्रूजन या नॉर्मल, और इंसाइजर डिस्प्ले में नॉर्मल है क्या इनएडिक्वेट है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। आगे आएंगे तो अब हमने सिर्फ दांत और डेंटल आर्च को देखना है। ठीक है, अगेन दांतों में हमने देखना है कि अलाइनमेंट है, सिमेट्री है कि नहीं है। ठीक है, स्पेसिंग है या क्राउडिंग है। ये 2 चीज़ें हमने इसके अंदर 3 चीज़ें हमने देखी। डेंटल आर्च में सिमेट्री देखी, अलाइनमेंट देखी, फिर स्पेसिंग देखी और क्राउडिंग देखी। ठीक है, तो स्पेसिंग अगर होगी तो हम कहेंगे सिमेट्री है, क्राउडिंग होगी तो हम कहेंगे एसिमेट्री है एक तरीके से। और आगे आते हैं, और जब हम आगे आते हैं तो हमने 3 प्लेन्स के अंदर जो है डेंटिशन को देखना है। 3 प्लेन कौन से हैं। पहला प्लेन है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन हमारा होता है जो राइट टू लेफ्ट प्लेन जा रहा होता है।
ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर या तो आर्च आपकी नॉर्मल होगी या आपकी आर्च बहुत वाइड होगी या नैरो होगी, ठीक है। जब हमारी आर्च जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगी, अगर हम अपर की बात करें तो उसके अंदर कोई इतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन अगर हमारी अपर आर्च बहुत ज़्यादा नैरो होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रॉस बाइट बन जाएगी। तो ट्रांसवर्स रिलेशनशिप में क्या चीज़ दिखाई दे सकती है, क्रॉस बाइट का इशू जो है वो ट्रांसवर्स रिलेशन में दिखाई देता है। फिर हमारे पास आता है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन होता है। सजाइटल प्लेन के अंदर कौन सा इशू आ सकता है आपका, जो हम पढ़ते होते हैं मेल ओक्लूजन की एंगल की क्लासिफिकेशन में क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 वाला, कि वर्टिकली अगर आपकी मैक्सिलरी आर्च बहुत आगे है तो वो क्लास 2 बन जाएगा, और सॉरी नॉट वर्टिकली, एंटीरियर पोस्टीरियरली, और अगर एंटीरियर पोस्टीरियरली आपकी मैंडिबुलर आर्च बहुत आगे है तो वो हमारी क्लास 3 बन जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरा प्लेन था, सॉरी चौथा करेक्टरिस्टिक था और दूसरा प्लेन था। और लास्ट प्लेन इसके अंदर आता है हमारा वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन के अंदर या तो हमारी डीप बाइट हो सकती है, ओपन बाइट हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन हम एक्सट्रीम्स की बात करें, अगर वर्टिकली हमारे लोअर जॉ अपर जॉ बहुत लेंथी होंगे तो क्या हो जाएगा कि उनकी लेंथ बड़ी होगी तो ओपन बाइट आ जाएगी, लेंथ सफिशिएंट नहीं होगी, छोटी होगी तो हमारी क्लोज बाइट, डीप बाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमारे पास हैं मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैल ओक्लूजन जो कि एक्करमैन्स और प्रॉफिट ने हमें प्रोवाइड किया। अब इन सारी तीन ये जो हमारे प्लेन्स हैं इनके दरमियान में आपको तीन लफ्ज़ लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, पिच, रोल एंड यॉ। पिच, रोल एंड यॉ जो है वो है हमारी रोटेशन अलोंग द प्लेन, जिसका अभी मैंने जिक्र किया ऊपर कि इस क्लासिफिकेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि उसने क्या चीज़ को फुलफिल किया कि कोई भी अगर आपकी डेंटिशन के अंदर रोटेशन आती है अलोंग द 3 प्लेन्स तो वो भी इसके अंदर जो है वो हमारी कवर हो जाती है। अब हम पिच, रोल एंड यॉ को जो है समझते हैं नीचे जाके, और फिर इस वेन डायग्राम की जो हमारी सारी कंप्लीट है वो समझने की बात है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उसको समझने के लिए पहली एक बात ऊपर टेक्स्ट में से देख लेते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये जो एक्करमैन और प्रॉफिट ने ना दो चीज़ें इन्होंने न्यू और इंट्रोड्यूस की, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये वाली सारी करेक्टरिस्टिक्स बनाई। दो चीज़ें क्या इंट्रोड्यूस की, नंबर 1 उन्होंने कहा कि सारी जो मैल ओक्लूजन है उसको हम इवेलुएट करेंगे अलोंग द एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन। एंगल्स ने कहा था लाइन ऑफ एक्लूजन के अकॉर्डिंगली हमने अपनी मैल ओक्लूजन को जज करना है। इन्होंने कहा कि हम जज करेंगे एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन पे। एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन क्या होती है, जो यहाँ पे उन्होंने ग्रीन लाइन से बताई हुई है। एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन जो है आपके मैक्सिलरी दांतों के सारे इंसाइजर और एक्लूजल एजेस को टच करती हुई गुजर रही होती है, ठीक है। यानी कि जब आप स्माइल करते हैं तो नॉर्मली आपके मैक्सिलरी दांत ही नजर आने चाहिए। जो मैक्सिलरी दांत हैं उनकी सारी जो बक्कल सर्फेसिस के जो इंसाइजर एरियाज हैं उनको टच करते हुए जो लाइन बनेगी वो हमारी हो जाएगी एस्थेटिक लाइन ऑफ एक्लूजन। ये ग्रीन से दिखाई दिया, मैंडिबुलर पे इसका कोई निशान नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये नज़र आने वाली लाइन है, इसलिए उसको हमने एस्थेटिक लाइन ऑफ डेंटिशन का है। नंबर 1 उसने ये एक चीज़ कही। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि हमने 3D डिपिक्शन करनी है अपने फेशियल एंड डेंटल रिलेशनशिप की विद रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स अराउंड ईच प्लेन। अब इसके अंदर हमारा रोल, यॉ और पिच वाला बात आ जाएगा कि उसने क्या किया, उसने क्या बताया कि हमने 3D में भी देखना है अपनी डेंटिशन को कि हमारी 3D में जो हमारी फेशियल और डेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दांत हैं, वो किस तरीके से रोटेट होते हैं अराउंड द ईच प्लेन। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाती है पिच, रोल एंड यॉ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आती है पिच। पिच क्या होती है, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आपने हमें तो यूजली एरोप्लेन के उससे रेफरेंस से बताया जाता होता है इसका कि पिच में क्या होगा कि आपकी जो डेंटिशन है वो एंटीरियरली डाउनवर्ड या अपवर्ड होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी कि अगर आप एक एरोप्लेन को या इसको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अगर ये एक टिप है एरोप्लेन की तो ये टिप या तो बिल्कुल ही नीचे की तरफ होगी या अगर ये टिप ऊपर की तरफ होगी तो इसको हम कहेंगे कि ये इस डेंटिशन की क्या है, पिच है। या हम ये एरोप्लेन को साइड से देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो पिच के बारे में हम कहते हैं कि पिच जो है वो आपकी डेंटिशन की मूवमेंट है अलोंग द सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन हमारा क्या कौन सा होता है, सजाइटल प्लेन हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन है, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन है तो इस एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन के अराउंड जब मूवमेंट होगी तो उसको हम कह देंगे पिच, जो कि इन्होंने रेड लाइन से यहाँ पे शो की हुई है। या तो डेंटिशन बिल्कुल नीचे जा रही है या डेंटिशन आपकी ऊपर जाएगी तो ये हमारी पिच हो जाएगी। और ये किस लाइन के अलोंग मूवमेंट हो रही है, एंटीरियर पोस्टीरियर लाइन के अलोंग मूवमेंट हो रही है, जिसको हम कह रहे होते हैं सजाइटल प्लेन। अच्छा, इसकी पिक्चर अगर हम देख लें तो फिर आगे चलते हैं। एक दफ़ा सारी डेंटिशन के अकॉर्डिंगली भी उसकी पिक्चर्स देखते जाते हैं।
ये उन्होंने इसकी पिक्चर एग्जांपल दी हुई है पिच की, कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इस लड़की का जिंजाइवल शो और इंसाइजर शो अपर का बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव है। उसकी वजह यह है कि इसका जो अपर जॉ है वो डाउनवर्ड पिच में है, यानी कि आगे से एंटीरियरली डाउनवर्ड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड होने की वजह से उसका मैक्सिलरी डिस्प्ले जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गई पिच। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल। रोल जो है वो कहते हैं एनालोगस है टू दी बैंकिंग ऑफ द एरोप्लेन, यानी कि आपका जो अगर एरोप्लेन है वो राइट और लेफ्ट साइड पे अगर अप एंड डाउन हो रहा है दोनों साइड्स पे, तो उसको हम कह रहे होते हैं रोल। इसी तरीके से अगर आपकी डेंटिशन जो है वो एक साइड से नीचे, राइट साइड से फॉर एग्जांपल नीचे है, लेफ्ट साइड से थोड़ी सी ऊपर है, तो उसको हम कह देंगे हमारी डेंटिशन जो है वो रोल के अंदर है, और ये हो रही होती है अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस या अलोंग द ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, अच्छा, अब ये अगर एक साइड से आपकी डेंटिशन जो है ऊपर या नीचे होती है, तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं कैंट, यानी कि एक्लूजल कैंट होगा या एक्लूजल प्लेन का कैंट होगा, कि अगर आपकी एक्लूजन जो है वो एक साइड से टेढ़ी है और एक साइड से ऊपर है। ठीक है, और इसको किस तरीके से कहते हैं, इसको डिटेक्ट किया जा सकता है फॉक्स प्लेन की मदद से, इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसकी भी अगेन हम नीचे पिक्चर देख, अच्छा पहले इसमें से देख लेते हैं। रोल ये क्या बता रहे हैं कि राइट या लेफ्ट साइड पे आपकी डेंटिशन अप एंड डाउन होगी, तो उसको हम रोल कह देंगे, और ये किस प्लेन के अंदर हो रही है, ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर हो रही है। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन हमारा कौन सा होता है, हमारा ट्रांसवर्स प्लेन होता है ये वाला जो कि येलो से के फेस को जो डिवाइड कर रहा है प्लेन। ठीक है, तो इस प्लेन के अंदर अगर हमारी जो रोटेशन होगी वो हमारी हो जाएगी रोल की। और इसके नीचे आकर पिक्चर देख लेते हैं, ये इसकी पिक्चर है, इसके अंदर हमें कैंट दिखाया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसकी डेंटिशन राइट साइड से नीचे है, लेफ्ट साइड से ऊपर गई हुई है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि लेफ्ट साइड से डेंटिशन ऊपर है, राइट साइड से डेंटिशन जो है नीचे गई है। इसको हम कह रहे होते हैं एक्लूजल कैंट, और ये फॉक्स प्लेन यूज़ करके इसको हम देख सकते हैं। फॉक्स प्लेन यूजली जो है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट करके दिखाया हुआ है, जबकि स्ट्रेट नहीं है, ये स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फॉक्स प्लेन जो है थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास एक और आ गई। अच्छा, लास्ट मूवमेंट यहाँ पे हमारे पास आती है यॉ। यॉ जो है वो अलोंग द वर्टिकल लाइन हमारे जॉ की मूवमेंट है, जिसके अंदर आप समझें कि अगर फुल जो प्लेन है वो राइट या लेफ्ट को अगर चला जाए ज़्यादा, ठीक है, आपकी डेंटिशन जो है वो ज़्यादा मिड लाइन को क्रॉस कर जाए, मतलब ऐसे एक मिड लाइन होनी चाहिए, लेकिन मिड लाइन को क्रॉस करते हुए या तो फुल डेंटिशन राइट को मुड़ गई हुई है या फुल डेंटिशन अगर लेफ्ट को मुड़ गई हुई है, वो हमारी यॉ है, और ये मूवमेंट हमारी आ रही होती है अलोंग द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब कहते हैं अगर इसमें यॉ आएगा तो उसके अंदर किसी एक यूनिलैटरल साइड के ऊपर क्लास 1 या क्लास 2 या क्लास 3 आ रही होगी। ऑफ कोर्स अगर पूरी डेंटिशन एक साइड से आगे की तरफ होके मुड़ रही है, तो जहाँ से वो आगे आ रही होगी वो हमारी क्लास 2 वाला रीजन बन जाएगा, लेकिन अगर वही डेंटिशन अगर आपकी नीचे वाली जो है वो आगे की तरफ आगे मुड़ रही है, तो वो आपकी क्लास 3 मोलर रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, इसी में कहते हैं पोस्टीरियरली क्रॉस बाइट्स भी बन सकती हैं, और कहते हैं डेंटल मिडलाइन डेविएशंस को हमने इस यॉ से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि डेंटल मिडलाइन डेविएशन समटाइम्स सिंपली इंसाइजर्स की क्राउडिंग की वजह से भी हो सकती हैं। यॉ के अंदर भी डेंटल मिडलाइन डेविएशन आ सकती है, और सिंपल क्राउडिंग की वजह से भी जो है वो हमारी डेविएशन आ सकती है। तो हमें ये चेक करना होगा कि जो हमारी पूरी डेंटिशन यहाँ पे घूमी हुई है वो किसकी वजह से घूमी हुई है, वो हमारी कंप्लीट जॉ घुमा हुआ है जो कि यॉ होगा, या सिर्फ सिंपली इंसाइजर्स की क्राउडिंग है जिसकी वजह से यहाँ पे मिडलाइन डेविएशन आ रही है। यहाँ पे देख लेते हैं यॉ, उन्होंने यही दिखाया हुआ है कि आपकी वर्टिकल प्लेन के अराउंड अगर आपकी डेंटिशन फुल घूम जाती है तो वो हमारा हो जाता है यॉ। इसकी इमेज देखते हैं आप, ये इसकी इमेज है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो डेंटिशन है ये इसका ओरिजिनली मिड लाइन होनी चाहिए थी। ठीक है, नोज़ और चिन से हम मिड लाइन देख रहे होते हैं, लेकिन ये फुल की फुल डेंटिशन जो है ये हमारी टुवर्ड्स द राइट जो है मुड़ गई है। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो डेंटिशन है वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ गई है। अगर हम नोज़ से इसकी चिन तक की लाइन बनाएं तो हमारी डेंटिशन जो है किधर जा रही है, थोड़ा लेफ़्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा यॉ। अब क्या चीज़ इसके अंदर याद करने वाली है, याद इसके अंदर पूछा जाता है आपसे एक्करमैन प्रॉपर्टी की जब क्लासिफिकेशन पूछी जाएगी तो आपने इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली इसकी क्लासिफिकेशन बतानी है। ये अगेन इसका एक टेबल आ गया है। फर्स्ट में आती है आपकी डेंटोफेशियल अपीयरेंस, जिसमें मैंने आपको बताया आपने 5 चीज़ें देखनी थी। सिमेट्री देखनी थी अलाइनमेंट में, आपने वहाँ पे प्रोपोर्शनेट है इम्प्रोपोर्शनेट है देखना था, प्रोफाइल देखना था, लिप्स देखने थे, और इंसाइजर डिस्प्ले देखना था। ठीक है, ये डेंटल फेशियल के अंदर आ गया। फिर आते हैं आप डेंटल आर्च के ऊपर, जिसके अंदर आपने क्राउडिंग और स्पेसिंग देखनी है और सिमेट्री चेक करनी है।
फिर आते हैं हम इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन के अंदर, जो कि इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन के अंदर जो कि हमारा सजाइटल प्लेन भी है। इसके अंदर हमने क्या देखना है, एंगल्स की क्लासिफिकेशन आ जाएगी। फिर ट्रांसवर्स के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है क्रॉस बाइट आ जाएगी। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है वर्टिकल, जिसके अंदर डीप बाइट या ओपन बाइट आ जाएगी। इन्हीं को रिलेट करते करते हमारे रोल, यॉ और पिच भी बन रहे होते हैं कि अगर तो हमारी 3D प्लेन के अंदर हमारी डेंटिशन की कोई मूवमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके अंदर आपने ये कंप्लीट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और उसके बाद जो है आपने पिच, रोल एंड यॉ को एक्सप्लेन करना है। सिंपली इसके अंदर क्या आपने एक्सप्लेन करना है, इतनी जो लंबी चौड़ी हमने चीज़ें पढ़ी हैं लिखने को आएंगी, तो आपने सिर्फ बताना है कि पिच कौन सी मूवमेंट है। पिच मूवमेंट हो रही होती है हमारी अप एंड डाउन अलॉन्ग द सजाइटल प्लेन, अलॉन्ग द सजाइटल एक्सिस, सॉरी, ठीक है। यॉ जो है हमारी मूवमेंट हो रही होती है राइट और लेफ्ट, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं अलॉन्ग द वर्टिकल प्लेन हमारा जॉ मूव हो रहा होता है। और रोल जो है वो हमारी मूवमेंट हो रही होती है अलॉन्ग द ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि अप एंड डाउन अगेन हमारा आर्च हो रही होगी या डेंटेशन हो रही होगी राइट या लेफ्ट साइड पर, ठीक है। पिच जो थी वो अप एंड डाउन थी, रोल जो थी पिच जो थी वो अप एंड डाउन थी लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, और रोल जो है ये भी अप एंड डाउन है लेकिन साइड टू साइड में, और यॉ तो हमारी फुल मूवमेंट आ जाती है राइट टू लेफ्ट की, ठीक है। आई होप कि ये बात अब आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई हो कि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो किस तरीके से लिखना है। एमसीक्यूज में आएगा तो एमसीक्यूज में भी यही बातें उन्होंने पूछी भी होंगी, तो आपने इनके पिच के बारे में सजाइटल प्लेन का नाम आपने याद रखना है, यॉ में आपने वर्टिकल प्लेन का नाम याद रखना है, और रोल के अंदर आपने ट्रांसवर्स प्लेन का नाम याद रखना है, ठीक है। पिच को हम जो सजाइटल प्लेन है उसको हम इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कह रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी बस बातें थी इसके अंदर याद रखने वाली, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे जो है वो फिनिश हो जाता है।